एक तो ये कि सभ्य और नैतिक समाज के लिए भीड़ हत्या एक कलंक के समान है। अगर समाज सभ्य और नैतिक होगा तो वह भीड़ हत्या जैसा कृत्य करेगा ही नहीं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? टिप्पणी दीजिए। आप सहमत हैं इस बात से? अगर समाज सभ्य है, नैतिक है, तो वो भीड़ हत्या नहीं करेगा। सहमत है या नहीं? ठीक तो है, इसमें क्या डाउट की बात है? अगर समाज मतलब सभ्य किसको कहेंगे किसको नहीं, परिभाषा पे हम झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में अगर हम कहेंगे समाज सभ्य हो गया, सभ्य होने का मतलब ये भी होता है कि लोग इमोशंस के स्लेव नहीं होते, इमोशंस के दास नहीं होते, थोड़ा विवेक से काम करते हैं। और विवेकशीलता ये भी है कि अगर किसी ने कुछ भी कृत्य किया है तो एक प्रोसेस होना चाहिए, जजमेंट का प्रोसेस होगा। अगर उसकी हत्या भी करनी है, देखिए फांसी की सजा भी एक तरह की हत्या ही तो है। राज्य द्वारा की गई हत्या को क्या बोलते हैं? मृत्युदंड। और बिना राज्य के निर्धारित प्रक्रिया के जो होता है उसको बोलते हैं हत्या। तो राज्य भी हत्या तो करता ही है, पर राज्य जब हत्या करता है तो संविधान के अनुच्छेद 21 का ध्यान रखता है। अनुच्छेद 21 की लैंग्वेज सिर्फ इतनी है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार से ही जीवन से वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। तो विधि की प्रक्रिया से ही जीवन से वंचित कर सकता है राज्य, बिना विधिक प्रक्रिया के, बिना लीगल प्रोसेस के, जुडिशियल प्रोसेस के बिना वंचित नहीं करेगा। तो इसमें खूब डिबेट हुई कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, उसमें खूब डिबेट चली। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों को एक ही मान के चलेंगे। और अब हमारे देश में मोटे तौर पर दोनों का सेंस एक ही हो गई है, जबकि आर्टिकल 21 में लिखा साफ साफ है। पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक खास चश्मा है, जिस दिन वो उसको पहन के पड़ता है तो उसकी सही व्याख्या निकलती है। तो उसने बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये मतलब मेनका गांधी केस में बताया कि ये कुछ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ही है और कुछ नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि संसद विधि बना के हमें जीवन के अधिकार से वंचित कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो चीजों की जांच कर सकता है। पहला कि विधि बनाने की प्रक्रिया वैध थी या नहीं, यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसके साथ साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि प्रक्रिया भले ही वैध थी, जो विधि बनी है वो अपने आप में सही है या नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि जुडिशरी केवल प्रक्रिया को ही नहीं, उस लॉ के सब्सटेंस को भी चेक कर सकती है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि जुडिशरी केवल प्रक्रिया को चेक कर सकती है, सब्सटेंस को नहीं। तो इंग्लैंड में चलता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान में चलता है, अमेरिका में चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भारतीय संविधान ने आर्टिकल 21 में लिखा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसका मतलब था कि संसद के पास पूरी शक्ति है कि वो हमें जीवन से वंचित कर सके। पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ही किया, जब मेनका गांधी केस हुआ तो उसमें कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 19 और 21 के बीच में लोहे की दीवार है। 19 में ड्यू प्रोसेस चलेगा, 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलेगा, ऐसा नहीं होगा। हम आर्टिकल 21 पर भी ये चेक कर सकते हैं कि विधि अपने आप में ठीक है या नहीं है। तो आज की स्थिति क्या है कि राज्य हमें मृत्युदंड देने की विधि बना सकता है, जुडिशरी उसको दो आधारों पर चेक कर सकती है। पहला, विधि बनाने की प्रक्रिया में तो खोट नहीं था, और दूसरा, जो विधि बनी है वो विधि अपने आप में, उसकी विषय वस्तु, उसका जो कंटेंट है वो अपने आप में जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर जुडिशरी की स्क्रूटनी से वो पास हो जाता है तो उस कानून के तहत फांसी दे सकते हैं, देते ही हैं, खूब फांसियां होती हैं। लेकिन अगर कोई समाज किसी व्यक्ति की हत्या सड़क पर कर देगा तो इससे ये निष्कर्ष तो निकल ही सकता है कि उस समाज के सभ्य होने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, या कम से कम बहुत पीछे की स्थिति में है, आगे की स्थिति में नहीं है। ऐसे ही हैदराबाद का एनकाउंटर, उससे खुश होना अलग बात है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अंदर इमोशन से भरे होते हैं ना, और इमोशन से भरा आदमी पोएटिक जस्टिस देख के बड़ा खुश हो जाता है कि हत्या का बदला हत्या, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, वो भाव मन में आता है। लेकिन सभ्य होने का एक मतलब ये भी है कि अपने एग्रेसिव इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता। जो समाज एग्रेसिव इमोशंस को कंट्रोल करेगा वो भीड़ हत्या कैसे करेगा, सड़क पर हत्या कैसे करेगा? तो एकदम सही बात है। सवाल आ सकता है इस पर आपसे कोई ना कोई? हाँ, सब मैंने तो पहले कहा ना कि सभ्य समाज की परिभाषा में डिबेट हो सकती है कि आप किसको सभ्य समाज मानेंगे, ये डिबेट हो सकती है। लेकिन जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में लेंगे तो कह सकते हैं कि सभ्य समाज किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग को अच्छा नहीं मानेगा, है ना, कॉमन सेंस की बात। सभ्य असभ्य की परिभाषा कौन दे पाएगा ठीक से? दिक्कत है कि परिभाषा देने वाला खुद उसके अंदर आने को तत्पर है, वो परिभाषा अपने हिसाब से देगा। तो ऐसी परिभाषा ऑब्जेक्टिव नहीं होती, इन परिभाषाओं में ये स्कोप हमेशा रहता ही है। एक प्रश्न और है जो मैंने एक बार हल्का सा चर्चा की थी, लेकिन क्लास में किया नहीं था, वो है कि हर नैतिक व्यवस्था अनिवार्यतः अनैतिक होती है। अगर ये सवाल कभी आ ही जाए, टॉपिक नंबर 1 पे सवाल आ सकता है कभी, तो इसमें क्या एंगल बनेगा? 2 मिनट में सोच लेते हैं, कहीं ऐसा प्रश्न आ ही जाए कभी। हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है। हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है। इसके अर्थ 2-3 हो सकते हैं। इसका एक एंगल तो ये होता है कि कोई भी नैतिक व्यवस्था सबके पक्ष में काम नहीं करती है। देखिए, सोशियोलॉजी में ना 2 विचारधाराएं हैं। पूरी सोशियोलॉजी मूल रूप से 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। एक को बोलते हैं फंक्शनलिज्म। अगर आप सोशियोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं तो आपने शायद ये शब्द सुना होगा। फंक्शनलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकार्यवाद। ठीक है, ये सब शब्द ना परीक्षा में लिखने से बचिएगा, वही लिखना जहाँ बहुत जरूरी हो। परीक्षा में भारी भरकम शब्द कई बार नुकसान भी करते हैं जब वो परीक्षा में तुरंत समझ में ना आए तो। ठीक है, मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको आइडिया रहे, कहीं यूज करना पड़े तो यूज करें, लेकिन विचार यूज करने में और विचारधारा का नाम यूज करने में प्राथमिकता विचारों को दीजिएगा कि जो मूल विचार है वो सामने आना चाहिए। और जो इसके विपरीत स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजी में, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट अप्रोच।
और आप पाएंगे कि हमारे पेरेंट्स आमतौर पर फंक्शनलिज्म के समर्थक हो जाते हैं और नई पीढ़ी के लोग आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच का समर्थन ठीक ठाक मात्रा में करते हैं। ये हर पीढ़ी में ऐसा होता है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये हुआ कि समाज क्या है? समाज सभी मनुष्यों की सहमति से बनी संरचना है। एक विचार ये है, जो विचार मानता है कि समाज के सभी सदस्यों की सहमति पर टिकी हुई संरचना है, उसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। अब मान लीजिए हम सब मिलकर कुछ नियम बनाएं इस क्लासरूम के लिए। सीधी सी बात है कि कोई भी नियम ऐसा नहीं बन सकता जिसमें सबको फायदा हो, कुछ एक को नहीं फायदा होगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि अगर 500 लोग हैं तो 500 नहीं 490 को फायदा हो जाए, 480 को फायदा हो जाए, और बाकी 10 या 20 को भारी नुकसान ना हो। कुछ ऐसा रास्ता निकले कि न्यूनतम नुकसान हो, अधिकतम फायदा समाज का हो, ऐसे नियम बना ले। तो समाज के सर्वसम्मति के आधार पर बने हुए नियम जो समाज के हैं, उनको बनाने की कोशिश की जाती है हर समाज में। ये विश्वास जो विचारधारा करती है उसका नाम है फंक्शनलिज्म। इनका मानना है कि समाज में अगर कोई भी रूढ़ी है, कोई भी व्यवस्था है, प्रथा है, परंपरा है, तो वो प्रथा या परंपरा कुछ ना कुछ ऐसा फायदा समाज को जरूर पहुंचा रही होगी जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन वो पहुंचाती है फायदा, इसलिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, वरना उसका अस्तित्व खत्म हो गया होता। तो समाज में अगर कुछ भी चल रहा है तो इसका मतलब उससे समाज को फायदा होता है और इसीलिए वो चल रहा है। ये विचारधारा है फंक्शनलिज्म। और ये लोग मानते क्या है कि पूरे समाज की सहमति से समाज चलता है। जब कार्ल मार्क्स आ गया, सोशियोलॉजी का विद्वान बना, तो उसने इस अप्रोच को शुरू कर दिया और कुछ और लोगों ने भी किया। और उसने कहा नहीं, समाज सहमति पर टिकी संरचना नहीं है, समाज शोषण और दमन पर टिकी हुई संरचना है। और उसने कहा कोई भी समाज, कोई भी संगठन, कोई भी व्यवस्था, कोई भी संस्था, ये संभव नहीं है कि उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों के हित एकदम एक जैसे हों। हित होते हैं परस्पर विरोधी। हर व्यवस्था में क्या होता है कि विरोधी हित वाले व्यक्ति एक साथ होते हैं, चाहे समाज हो, कोई संगठन हो, संस्था हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई उद्यम हो, कुछ भी हो, इसमें विरोधी हित वाले व्यक्ति साथ साथ होते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास ताकत ज्यादा होती है, वो हो गया ताकतवर वर्ग, जिसको वो हैव्स कहते हैं मार्क्सवादी लोग, बाकी लोग अलग नाम से बोलते हैं। और दूसरा है कमजोर वर्ग, जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं हैव नॉट्स। और कुल मिला के दुनिया का हर समाज एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसमें ताकतवर लोग कमजोर लोगों को दबाए रखने का सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। कमजोर लोग जरा भी चूना कर सके, उनके हिस्से के संसाधन ताकतवर लोग हड़प जाएं, उनके हिस्से का सम्मान, उनके हिस्से की पावर ताकतवर व्यक्ति के हाथ में आ जाए। इस तरह की शोषण परक संरचना का नाम समाज है। ये मानने वाले कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के समर्थक हैं। स्पष्ट हुआ? आपको अपनी परीक्षा में इस अप्रोच का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे प्रकार्यवादी मानते हैं, इससे परीक्षा को दुविधा ही हो जाएगी कौन मानता है, पता नहीं है ना। इससे अच्छा किसी विचार का नाम लिख लीजिए, वो ज्यादा ठीक है। जैसे फंक्शनलिज्म में आपको नाम लिखना हो तो एक रॉबर्ट मर्टन का नाम सुना है आपने? मर्टन नहीं, मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन नाम था इनका। तो रॉबर्ट मर्टन सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसमें है फंक्शनलिज्म में। और एक टॉलकट पार्सन्स का नाम भी आया था। उसमें कुछ बच्चों ने परीक्षा अपना उत्तर लेके भेजा ना, उसमें टॉल और कट अलग अलग कर दिया था, लंबा कटा हुआ पार्सन्स है ना। तो टॉलकट एक शब्द है, TALCOTT, टॉलकट एक ही शब्द है, टॉलकट पार्सन्स। तो जब भी आपको फंक्शनलिज्म की कोई बात कहनी हो, आप इनका नाम लिख के बोलिए बजाय प्रकार्यवाद शब्द लिखने के, कि मर्टन और पार्सन्स जैसे, फिर बेशक लिखिए जैसे प्रकार्यवादी चिंतक मानते हैं, ब्रैकेट में फंक्शनलिस्ट थिंकर्स मानते हैं, फिर लिखिए जो लिखना हो। और जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच वाले लोग हैं उसमें एक आता है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म कहता है कि दुनिया के सारे शोषित लोगों का ठेकेदार अकेला मैं ही हूं। तो वो रहा भी ठेकेदार लंबे समय तक। बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं, सारा ठेका तुम्हारे पास नहीं, थोड़ा हमें भी दो, हम ठेका मिल बांट के लेंगे। तो मार्क्सिज्म की ठेकेदारी के बीच में एक जो छोटा ठेका ले लिया, वो ले लिया फेमिनिज्म ने। उससे कहा महिलाओं के झगड़े हम देखेंगे, तुम मत देखो। मार्क्सवाद कह रहे हैं कि अमीरी गरीबी का झगड़ा है, फेमिनिज्म कह रहे हैं कि भैया अगर झगड़ा अमीरी गरीबी का है तो अमीर महिलाओं के बारे में कौन सोचेगा, तुम लोग खाली गरीब के बारे में सोचोगे। गरीब औरत गरीब आदमी दोनों को बचाओगे, तो अमीर औरत को कौन बचाएगा, और गरीब औरत को गरीब आदमी से कौन बचाएगा, तुम तो गरीब आदमी के समर्थक हो। तो मार्क्सवाद ने खूब समझाया कि देखो दीदी, समझो इस बात को, मूल झगड़ा आर्थिक है, उसी से जेंडर का झगड़ा निकलता है। महिलाओं ने करना बहुत समझे तुम्हारा, मूल झगड़ा लिंग का है, आर्थिक झगड़ा उसके बाद का झगड़ा है। तो फेमिनिस्ट लोगों ने मार्क्सवाद को चैलेंज किया, और चैलेंज बड़ा अच्छा किया कि दुनिया भर के देशों की मार्क्सिस्ट पार्टियों के सबसे ऊंचे स्तरों पर एक भी महिला क्यों नहीं पहुंच पाती। ये सवाल तो है ही। भारत के CPM के पोलित ब्यूरो में वृंदा खरात को छोड़ दें, कोई महिला आज तक नहीं पहुंच पाई है। सवाल तो ये भी है, इससे कैसे बचेंगे। तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि ना भाई ना, तुम्हारा बहुत सुन लिया, और हम ये मान के चलेंगे तुम गरीबों के समर्थक हो, हम महिलाओं के समर्थक हैं, उनके पक्ष में आवाज उठाएंगे। ऐसे ही भारत में जो दलित समाज है उसके लिए अम्बेडकरिज्म चला, अम्बेडकरवाद या दलित विमर्श इसको हिंदी में कह देते हैं। तो दलित लोग कहते हैं कि मूल समस्या अमीरी गरीबी नहीं है, क्योंकि दलित अमीर होने के बाद भी समस्या से बाहर नहीं निकल पाता है। मूल समस्या है सामाजिक सम्मान की, मूल समस्या ब्राह्मणवाद है, अमीरवाद नहीं है, मूल समस्या ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद का मतलब भी बिल्कुल नहीं कि ब्राह्मणों से समस्या है, ब्राह्मणवाद का मतलब वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने का विचार जो है उससे समस्या है। और इसलिए दलित विमर्श के लोग कहते हैं कि इस समाज का मूल झगड़ा आर्थिक ना होकर के मूल झगड़ा जातीय झगड़ा है, हमें तो उससे निपटना होगा। फिर आदिवासी विमर्श भी है, अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे तो वहां रंग भेद के विरुद्ध जो आंदोलन है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो वहां चला, जिसमें रोजा पार्क्स थी और कई लोग थे, वो भी केंद्र में आ गया। और इसका मतलब ये हुआ
वो सारे आंदोलन जो समाज के उन वंचित वर्गों को केंद्र में रख के चलते हैं, जो इस समाज नाम की संरचना के वितरण मूलक न्याय की प्रक्रिया में नुकसान में रहे, फायदे में नहीं रहे, वो कौन सी अप्रोच के समर्थक है? कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के समर्थक है। इसलिए जब भी सरकार कोई प्रस्ताव लाए, आप पाएंगे अभी की सरकार, क्योंकि अभी की सरकार इस विचार वाली सरकार है, फंक्शनलिज्म का व्यक्ति आमतौर पर रूढ़िवाद का समर्थक होता है, कंजर्वेटिव होता है। जो अमेरिका में रिपब्लिकन्स हैं, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स हैं, मान के चलिए कि उनमें से अधिकांश लोग जिस विचारधारा के समर्थक है वो फंक्शनलिज्म है। अमेरिका के डेमोक्रेट्स, इंग्लैंड के जो लेबर पार्टी के लोग हैं, भारत में सीपीएम, सीपीआई, थोड़ा बहुत कांग्रेस मान लीजिए, आम आदमी पार्टी मान लीजिए, ये सब लोग क्या हैं जो लेफ्ट विंग के लोग हैं। ये जो लेफ्ट विंग है ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच का समर्थन करता है। इसलिए किसी भी वंचित वर्ग का समर्थन करने वाली पार्टी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को ही लेकर चलेगी। अब बड़ा सिंपल है, सीएए नैतिक है या अनैतिक है? जो समग्रता की बात करेंगे, देश राष्ट्र, वो कहेंगे नैतिक है, और जो किसी वंचित वर्ग को, माइनॉरिटी को बीच में लेके आ जाएंगे, वो कहेंगे अनैतिक है। हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है। आप कोई भी नैतिक व्यवस्था बनाएंगे वो किसी ना किसी सामाजिक वर्ग के लिए घातक या कम से कम नुकसानदायक साबित होगी। कई बार हम जो लिखते हैं वो उसका ठीक विरोधी होता है जो दरअसल हम कहना चाह रहे होते हैं। और जिनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो ऐसा आराम से कर सकते हैं कि आपकी भाषा, कभी कभी क्या होता है कि भाषा आपके विचार से कुछ अंतर पे है, कभी कभी आपकी भाषा ठीक विरोधी होगी, लेकिन उसके बाद भी कम्युनिकेट वही होगा जो आपको करना था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है, हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है, ये बात कहने का जो पहला पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव नंबर 1, वो ये है कि हर तथाकथित व्यवस्था में कोई ना कोई वर्ग जो है वंचित वर्ग होता ही होता है। और जब आप उस वंचित वर्ग की निगाह से देखेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जिसको हम नैतिक व्यवस्था कह रहे हैं वो किसी ना किसी मात्रा में अनैतिक व्यवस्था है। जैसे भारतीय संस्कृति जिसका हम खूब सम्मान करते हैं, अगर उसे शुद्ध रूप से महिलाओं की निगाह से मूल्यांकन करें या दलितों की निगाह से देखें, माइनॉरिटीज की निगाह से देखें, तो क्या उतना ही आप गुणगान कर पाएंगे जितना करते हैं, या उसमें कुछ कमियां दिखाई देने लगेंगी? दिखाई देंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि इन पर्सपेक्टिव से हम किसी भी व्यवस्था को किसी न किसी मात्रा में भीतर से अनैतिक मान सकते हैं। एक तो ये व्याख्या इसकी है। दूसरी व्याख्या क्या हो सकती है इसकी? दूसरी व्याख्या ये कि जो व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था बनने में समय लगता है, और जैसे ही कोई व्यवस्था स्थापित होने लगती है तो उसमें किसी न किसी मात्रा में रूढ़िवाद आना शुरू होता है। रूढ़िवाद का मतलब स्थितियां बदल गई हैं, अपेक्षाएं अलग हैं, किंतु व्यवस्था किसी पुरानी चीज को वैसा का वैसा ढो के चल रही है। हालांकि वो किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध जानबूझ के वैसा जरूरी नहीं है, लेकिन यूं ही उसमें कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो पूरे समाज के खिलाफ है। मान लीजिए जैसे आज की बात मैं करूं तो पॉल्यूशन को लेकर हम बहुत अवेयरनेस वाले व्यक्ति नहीं बन पा रहे, समाज नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारी नैतिक व्यवस्था पॉल्यूशन के बिंदु पर आमतौर पर चुप है। तो हमारी नैतिक व्यवस्था आज की समस्याओं को सॉल्व करने में उतनी सफल नहीं हो पा रही। इसका मतलब हम रूढ़िवाद से भरे हैं, उतने प्रगतिशील नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई भी व्यवस्था किसी न किसी मात्रा में रूढ़िवाद को पैदा करती है, कंजर्वेटिव अप्रोच को पैदा करती है। इस सेंस में कह सकते हैं कि वो अनैतिक है, यानी कि आउटडेटेड हो गई है। बेसिकली आउटडेटेड के सेंस में हम कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप इन दो पक्षों को लिखते हैं, पहले वाले पक्ष में थोड़ा सा फेमिनिज्म और जो कास्ट बायस है, कलर बायस है, वो सब समझा दें एग्जांपल देके, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इसका आंसर लिख लेंगे इसके बेस पर कुछ अच्छे उदाहरण देकर, है ना? चलिए, वैसे ये प्रश्न यूपीएससी बहुत आराम से पूछने वाली नहीं है, क्योंकि अभी प्रश्नों का सामान्य स्तर है। इस लेवल के प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है आगे चल के पूछे। चलिए, टॉपिक नंबर 6 हम लोगों का चल रहा था, उसमें वापस लौट के आइए। नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा। याद करो टॉपिक नंबर 6 को, उसमें एक टॉपिक आया था। सबसे पहले तो ये था कि जो सिविल सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उसके वैल्यूज है। किसका कंक्लूजन? आप कह सकते हैं कि ये बात सही है कि किसी ना किसी मात्रा में हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है, लेकिन अगर नैतिक व्यवस्था प्रगतिशील हो, जिसमें समय के साथ बदलाव आते रहे, इंक्लूसिव होती रहे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नैतिक व्यवस्था में अनैतिकता का तत्व लगभग शून्य के आसपास हो। लिख लीजिए 3 लाइन निष्कर्ष कैसा लिखेंगे इसका। यह सही है कि किसी न किसी मात्रा में, यह सही है कि किसी न किसी मात्रा में हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है। हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है, किंतु यदि समाज प्रगतिशील हो, तो काफी हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो काफी हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है। यदि नैतिक नियम समय के साथ बदलते रहें, और वे समाज के वंचित वर्गों का समावेशन करते रहें, और वे समाज के वंचित वर्गों का समावेशन करते रहें,
तो नैतिक व्यवस्था को अनैतिक होने से बचाया जा सकता है। तो नैतिक व्यवस्था को अनैतिक होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, निष्कर्ष थोड़ा बैलेंस रहे और सकारात्मक रहे तो अच्छा है। मतलब एक तरफ हमें कहिए कि जरूरी नहीं है हम इससे बच सकते हैं, थोड़ा रीजन बताते हुए कि ये करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब तक बहुत बड़ी वजह ना हो निष्कर्ष सकारात्मक टोन पे खत्म हो। अब देखिए टॉपिक नंबर 6 में पहला हिस्सा हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक या सिविल सर्विस है, एक तो उसमें अंतर क्या क्या था, फिर पब्लिक या सिविल सर्विस की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ब्रिटिश सिविल सर्विस की क्या वैल्यूज थी, आज की क्या वैल्यूज है, वो सब हो चुका था। सेकंड सब टॉपिक उसका ये था कि एथिकल कंसर्न और एथिकल डायलेमा, नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा। तो हमने अभी एथिकल कंसर्न को नहीं पढ़ा था, एथिकल डायलेमा को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था। और मैंने आपको नैतिक दुविधा समझाने के लिए कहा था कि पहले समझे दुविधा क्या है, फिर ये कहा था कि दुविधाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, उन दुविधाओं में से एक प्रकार हो सकता है नैतिक दुविधा। ठीक, तो जब मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहली बात तो ये हो गया डायलेमा, और इसके अंदर एक हिस्सा क्या बन जाएगा, एथिकल डायलेमा, एथिकल या मोरल डायलेमा। तो दुविधाएं बहुत प्रकार की होती है, उन दुविधाओं में से एक हिस्सा है जिसको हम नैतिक दुविधा का हिस्सा मान सकते हैं। जो नियम हर दुविधा पर लागू होते हैं, दो चार नियम वो कौन कौन से हैं। पहली बात, दो या अधिक विकल्प उपस्थित हों, उपलब्ध हो हमारे सामने। दूसरी बात, उनमें जो महत्व है उनका महत्व लगभग बराबर हो, यानी कि आसान ना हो फैसला करना उनके बीच में। तीसरी बात, फैसला करना जरूरी हो या टाल सकते हैं, फैसला करना जरूरी हो। अगर ये सारी स्थितियां एक साथ है तो हम कहेंगे कि वो जो स्थिति है वो दुविधा की स्थिति है। ठीक, दुविधाओं में से एक वर्ग है नैतिक दुविधाओं का, और नैतिक दुविधा होने की शर्त है कि जो विकल्प उपस्थित है उन विकल्पों में नैतिक या अनैतिक होने का रास्ता बना हुआ हो। यानी आप कोई विकल्प चुनेंगे तो कोई आपसे कह सके कि आप अनैतिक हैं या आप नैतिक हैं। अगर कोई आपसे ऐसा कह सकता है तो इसका मतलब है कि वो दुविधा सामान्य दुविधा ना होकर के नैतिक दुविधा है। मसलन आपके पास 50 रुपए हैं और आपको नाश्ता करना है, वही 50 रुपए हैं, मेरा बाकी रूम पे है, लेकिन आप बाहर जब निकले तो आपकी जेब में 50 ही रुपए हैं, और बाजार में ऐसी साख नहीं है कि आपको उधार में नाश्ता मिल जाएगा, पेमेंट करके ही मिलेगा। मान लीजिए एक नए क्षेत्र में गए हैं, वहाँ कोई जानता नहीं, आपको साख नहीं है पहले से, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने उससे मेन्यू मंगवाया और मेन्यू में लिखा है छोले भटूरे 50 रुपए, और दूसरी तरफ लिखा है उत्तपम 50 रुपए, और आपका दोनों खाने का मन है, और आपका एपेटाइट भी ऐसा है कि आप दोनों खा सकते हैं। मतलब अभी इस उम्र में ऐसी भूख है आपकी कि आप दोनों खा लेंगे तब भी ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको। अब दुविधा है कि आप इनमें से एक ही खा सकते हैं, या तो ये या वो, है 50 ही रुपए। अब अगर दुविधा अगले स्तर पे चली गई कि खाऊंगा दोनों ही, तो मंगवा के खा के भाग जाऊं या चुरा के दूं, तब तो नैतिक दुविधा हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन विकल्पों पे नहीं जा रहे और आप सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि मैं इनमें से क्या लूं, तो ये दुविधा तो है पर नैतिक दुविधा नहीं है। स्पष्ट है कि बात? नैतिक दुविधा तब बन जाएगी जब किसी विकल्प को चुनने में नैतिक बिंदु बीच में आ जाएगा। जैसे किसी शाकाहारी व्यक्ति जिसको मांसाहार अच्छा लगता है किंतु उसके मूल्य शाकाहार वाले हैं, मतलब परिवार शाकाहारी है, बच्चा हॉस्टल में जाके मांसाहारी हो गया है, सर्वाहारी हो गया है, सर्वभक्षी हो गया है वो, और तब उसके सामने ऑप्शंस दो हैं, 50 रुपए में उत्पम है, 50 में मटन भी मिल रहा है। हल्की सी दुविधा होती है कि मैं, उसका मन मटन का ज्यादा है, पर दुविधा ये है कि इसमें एक नैतिक बिंदु बीच में आ गया तो नैतिक दुविधा हो गई। या फिर यही कि आपके पास 50 रुपए हैं, आपके पास दो विकल्प है, एक अच्छा नाश्ता अकेले कर लें, और दूसरा थोड़ा सा कम अच्छा नाश्ता आप और आपका रूममेट जिसके पास पैसे नहीं है उस दिन संयोग से दोनों कर लें। दोनों करेंगे तो दोनों को हो तो जाएगा, मजा नहीं आएगा, पेट बहुत ज्यादा नहीं भरेगा, पर काम चल जाएगा। अकेले जाएंगे छुप के, उसको ये कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, देख के आता हूँ, और जाके 50 रुपए निकाले, खाया ठीक से दबा के खाया, फिर आके बोले यार बहुत कोशिश की मिला ही नहीं। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, एक बिंदु आ गया, नैतिक अनैतिक का बिंदु आ गया। तो जहां दुविधा में नैतिक बिंदु आ जाएगा वो नैतिक दुविधा हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट याद आ गया? नैतिक चिंता क्या है? असल में ये कंसर्न है। चिंता शब्द के दो तीन मतलब होते हैं, जिनमें से एक खास सेंस में ही हम कंसर्न का प्रयोग करते हैं। ये चिंता शब्द का एक प्रयोग होता है, मुझे बहुत चिंता हो रही है ना। चिंता जैसे कौन सी चिंता हो रही है, मैं एक वाक्य बोलता हूं, बताइए कि अंग्रेजी में उस चिंता के लिए क्या शब्द आना चाहिए। जैसे कोई ये कहे कि आज परिणाम आने वाला है और मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा होगा या नहीं होगा, इसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द ठीक है? क्या है? वरी। हाँ, वरी शब्द हो सकता है। तो चिंता शब्द का एक अंग्रेजी शब्द हो सकता है वरी, इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाए तो ये हो जाएगा एंग्जाइटी। सो आई एम गेटिंग वरीड या आई एम गेटिंग एंशियस अबाउट द रिजल्ट। अगर कोई ऐसा वाक्य बोले तो भी हिंदी में हम ये कहेंगे कि मुझे चिंता हो रही है। ठीक है, लेकिन चिंता शब्द का एक दूसरा मतलब भी होता है, और वो दरअसल ये होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूं इस मामले में, लेकिन मुझे चिंता रहती है कि उसके साथ सब ठीक हो। मतलब मैं चाहता हूं कि उसके साथ सब ठीक हो, हालांकि मैं उसके लिए बहुत कुछ कर नहीं सकता हूं। वो है कंसर्न। कंसर्न का मतलब नैतिक रूप से किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के साथ कुछ बुरा न हो, मन में हल्का हल्का ये भाव हमेशा बने रहना, इसको भी चिंता के सेंस में कहते हैं। और जब हम चिंता के सेंस में यहां लाते हैं तो इसके लिए शब्द है कंसर्न। आई एम गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होती है कि तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना हो जाए। जब ये भाव हो ना कि किसी की मदद करने का भाव साथ में आने लगे, तब हम कहते हैं कि ये भाव कंसर्न वाला है। आमतौर पर जब अपने बारे में होती है तो हम उसके लिए वरी और एंजाइटी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जब किसी दूसरे के पक्ष में हम चिंता करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उसके लिए कंसर्न फील करते हैं। हम इसका बहुत एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद कोई है नहीं, आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कंसर्न फील करता हूँ, इसका एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद हम कह तो देंगे कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होती है, क्या
फिक्र, वो चिंता फिक्र तो एक ही बात होगी, उर्दू में फिक्र कह देंगे, हिंदी में उसको चिंता कह देंगे, वो तो अंतर नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूँ, लेकिन वो फिक्र तो यहाँ भी आ जाएगा ना, मुझे फिक्र है कि आज रिजल्ट आने वाला है। ये जो अंग्रेजी में जो दो अलग अलग शब्द हैं, हिंदी में दो अलग अलग शब्द मिलना बड़ा मुश्किल है। आप संस्कृत वाले हिंदी में चिंता ही बोलेंगे दोनों जगह, उर्दू वाले हिंदी में फिक्र ही बोलेंगे दोनों जगह, तो वो डिफरेंस जो शब्दों में आना चाहिए वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा। आप मेरी बात समझ गए? एंग्जाइटी का मतलब है कि किसी चिंता में उस बिंदु पर पहुंचना जहां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की स्थिति बनने लगे, यानी आपकी मानसिक तनाव आपके शरीर पर प्रभाव डालने लगे, वो एंग्जाइटी। जब चिंता बढ़ जाती है वो एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी का एग्जाम्पल, जैसे कभी ऐसा हुआ कि किसी परेशानी में रात भर सो नहीं पा रहे हैं, चाह रहे हैं कि सो जाओ लेकिन नहीं सो पा रहे हैं, ये एंग्जाइटी का सबसे आसान एग्जाम्पल है। क्योंकि चिंता तो मन को है, नींद शरीर को नहीं आ रही है, नींद तो शरीर का भी तो मामला हुआ ना। आपका मन व्याकुल है, इसलिए आपका शरीर नींद की स्थिति में जा ही नहीं पा रहा। ये एंग्जाइटी का सबसे सामान्य एग्जाम्पल है। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है। एंग्जाइटी की स्थिति में मतलब मेरे ख्याल से आप में से अधिकतम 2-3% व्यक्ति आज से गए होंगे, क्योंकि इस उम्र में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, बाद में स्कोप बनता है इन चीजों का, जब जीवन की जिम्मेदारियां आती हैं, तनाव बहुत सारे आते हैं। इस उम्र में एंग्जाइटी का एक ही कारण होता है, उसको मिला लेंगे तो 20-25% तक मामला चला जाएगा। इस उम्र में एक ही होता है कि मतलब मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, ये वाला भाव अगर आ जाए तो अलग बात है। उसमें फिर ये है कि जैसे नींद नहीं आ रही है, और जब आगे बढ़ता है मामला तनाव का, फिर ये भी हो सकता है कि हाथ पैर सुन्न पड़ जाए, हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, आंखों से सूझ नहीं रहा है, बॉडी में वाइब्रेशन होने लगी, ये कंट्रोल ना हो तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ 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 हाँ, ये भी एंग्जाइटी है, हल्की फुल्की एंग्जाइटी। एंग्जाइटी उत्साह में भी होती है, कोई नया काम शुरू करना है, उत्साह में भी एंग्जाइटी हो जाती है ना, केवल भय में नहीं होती, उत्साह में भी होती है। ठीक है, समझ गए? तो जो आपको हो रही है वो एंग्जाइटी है बेसिकली। अब ये जानना चाह रहे थे उसका नाम क्या है, आप यही जानना चाहते हैं कि जो हो रहा है उसका नाम क्या है? एंग्जाइटी है। ठीक है, चलिए। हमारे पाठ्यक्रम में जो शब्द है वो कंसर्न है। कंसर्न का मतलब नैतिक चिंता। नैतिक चिंता का मतलब एक नैतिक व्यक्ति को किस किस चीज की समाज में चिंता रहती है, इसको बोलेंगे नैतिक चिंताएं या एथिकल कंसर्न्स। जी, परवाह कह लीजिए। हाँ, परवाह ज्यादा अच्छा शब्द है। इस कंसर्न के लिए बहुत अच्छा शब्द है परवाह। लेकिन परवाह क्योंकि वो ऐसा शब्द नहीं है कि उसको हम तकनीकी शब्द के रूप में यूज कर सकें, थोड़ा वो इमोशंस की भाषा वाला शब्द है, तो आप लिखें भी तो कंसर्न ब्रैकेट में लिख के लिखिएगा कि नैतिक परवाह ब्रैकेट में कंसर्न, ऐसे चल जाएगा, नहीं तो चिंता से काम चला लीजिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नैतिक चिंताओं और नैतिक दुविधाओं में क्या अंतर है, क्या रिलेशनशिप है, अगर कोई यही पूछे, जैसे दुविधा तब होगी जब मेरे सामने मामला फंस गया है और मुझे फैसला करना है। अगर मामला मेरे सामने ना हो, किसी और के सामने हो, तो मुझे दुविधा नहीं है। या मामला ऐसा हो जिसमें चीजें बहुत कंफ्यूज करने वाली ना हो, तो भी दुविधा की बात नहीं है। जैसे हमारे देश में एसिड अटैक से कई लड़कियों के चेहरे झुलसाए जाते हैं। अब ये हम सबके लिए नैतिक चिंता है या नैतिक दुविधा है? नैतिक चिंता है। हमें परवाह है कि एक अच्छे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, दहेज हत्या नहीं होनी चाहिए, जातीय हत्या, रंग भेद, सांप्रदायिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी चिंताएं हैं, नैतिक चिंताएं हैं। एक नैतिक व्यक्ति को अच्छे समाज के बनने में जो चीजें रोक रही हैं, उनको लेकर जो चिंताएं होती हैं, उसको बोलते हैं नैतिक चिंता। पर नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा में रिलेशनशिप क्या बनेगी? जो मुझे सबसे क्लोज लगता है रिलेशनशिप, वो ये लगता है कि आप नैतिक चिंताओं के हिस्से के रूप में नैतिक दुविधाओं को देख सकते हैं। तो नैतिक चिंता को एक बना लीजिए बड़ा सेट, और नैतिक दुविधा को बना लीजिए एक छोटा गोला जो उसके अंदर है। तो एक तरफ हो गया एथिकल कंसर्न जो बड़ा सेट है, एथिकल डायलेमा को उसका सबसेट मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नैतिक दुविधा नैतिक चिंता का हिस्सा तो होगा ही होगा, क्योंकि मुझे दुविधा वही होगी जहां मुझे कोई नैतिक चिंता है। अगर मुझे किसी मसले में नैतिक चिंता है ही नहीं, तो मुझे उस मसले में नैतिक दुविधा क्यों होगी? जैसे यदि कोई मांसाहारी है और वो मांसाहार की फिलॉसफी से एकदम सहमत है, उसके मन में कोई दुविधा नहीं है इस बात को लेकर, वो एकदम क्लियर है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मेरी बड़ी भूमिका है और इस महान भूमिका को निभाना अपने आप एक नैतिक कार्य है। और उसे आप कितना भी समझाएं कि इस बेचारे मुर्गे को सोचो, इसका भी परिवार होगा, इसके भी सपने होंगे, इसके भी अपने होंगे, और आप कह रहे हैं छोड़ना यार, टेस्टी है ये, देखो केवल केवल ये देखो कि मुलायम है या नहीं, केवल ये देखो कि इसका वजन कितना है, युवा है या नहीं, ये सब देखो। उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा उन सब बातों से। जब तक आप समझा रहे हैं इसका भी तो परिवार होगा, तब तक उसने देखा हाँ अच्छा है, भारी है। आपने कहा इसके भी तो सपने होंगे, आपने कहा मेरे भी तो सपने हैं इसको लेकर, वो भी तो देखने होंगे। और तब तक उसने गर्दन काटी और उसको पकाया और खाया और कहा कि तुम भी खाओ, ये सब बकवास मत करो। इस व्यक्ति को उस मुर्गे के लिए या उसके समुदाय के लिए न चिंता है न दुविधा है। दुविधा होने की पहली शर्त है कि चिंता हो, और जिसको इस मुद्दे पर चिंता होगी किसी पशु के अधिकार की, पक्षी के अधिकार की, जब उसके सामने सवाल आएगा उसको दुविधा हो जाएगी, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वो दुविधा का प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए एक बेसिक सी बात हम मान लेते हैं कि एथिकल डायलेमा उसी को होगा, तो जो नैतिक चिंता महसूस करेगा उसी का स्कोप है कि नैतिक दुविधा के बिंदु पर जाए, बाकी व्यक्ति नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये। अब एक से और सोचिए, किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे दहेज अच्छी चीज है बुरी चीज है, वो कहे दहेज बुरी चीज है, दहेज ने भारतीय समाज का विकास होने से रोक रखा है, यूपीएससी में निबंध लिखा, इंटरव्यू में शानदार जवाब दिया दहेज के विरोध में, और आईएएस बन गया। और जैसे आईएएस बना ऑफर आने शुरू हो गए, और ऑफर तगड़ा आया तो उसके मन में दुविधा हो गई है। अगर वो घोर दहेज लोभी होता तो दुविधा ना होती, तो वो आराम से लेता, क्योंकि उसको नैतिक चिंता इस बात की है कि ये ठीक चीज नहीं है। इसलिए जब उसके सामने बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे तो उसको दुविधा जरूर होगी
कि मैं अपने उस नैतिक मूल्य के साथ चलूं या नैतिक मूल्य को छोड़कर अपने स्वार्थ के पक्ष में खड़ा हो जाऊं। और इसलिए मेरी समझ तो ये कहती है कि नैतिक दुविधा नैतिक चिंताओं का एक सबसेट है। नैतिक चिंताएं जनरल हैं कि समाज कैसा होना चाहिए। नैतिक दुविधा उन चिंताओं में से एक जब मेरे सामने फैसला करने के रूप में आ जाती है तो वो बन जाती है नैतिक दुविधा। जब सब स्पष्ट हुआ आप लोगों को? यूपीएससी आपसे आमतौर पर एक सवाल पूछे नैतिक दुविधा क्या है, तो उसका उत्तर मैंने आपको बताया था दुविधा क्या है और उसमें से नैतिक दुविधाएं कौन सी हैं। नैतिक चिंता भी अब तक उन्होंने पूछा तो नहीं है कि पूछ सकते हैं। अब हम इनमें से एक पक्ष को लेंगे, पहले ले लेते हैं नैतिक चिंता को। और नैतिक चिंता आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी नैतिक चिंताएं होती हैं। एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो नैतिक चिंता शब्द से आप परिचित हो गए। अब आपको एक लिस्ट बना लेनी, नैतिक चिंताएं कौन कौन सी होती हैं। और यूपीएससी के पाठ्यक्रम में जो वाक्य है वो है कि इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन को हिंदी में क्या बोलना चाहिए? देखो, इंस्टीट्यूट होता है संस्थान और इंस्टीट्यूशन होता है संस्था। तो अंग्रेजी में न है तो हिंदी में न नहीं आएगा, अंग्रेजी में न नहीं है तो हिंदी में न आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन है संस्था, निजी संस्था। और दूसरे होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक कहने का मतलब है सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब डेमोक्रेसी में होता है जनता के या सरकार के संस्थान। ये अलग बात है कि जो प्राइवेट महंगे स्कूल हैं उनको क्या बोलते हैं? पब्लिक स्कूल। इसलिए आजकल एक चलने लगा विचार कि उनको पब्लिक स्कूल कहने से मना किया जाए, क्योंकि पब्लिक शब्द केवल सरकारी उद्यमों के लिए ही प्रयोग में हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस में किस किस तरह की नैतिक चिंताएं हो सकती हैं। तो पहले देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उससे थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस चीज की बात हम कर रहे हैं। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक तो हो सकता है कोई कंपनी हो। कंपनी क्या है? तो कंपनी वह संस्था है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। बस आपने अगर इकोनॉमी पढ़ लिया हो तो शायद मेरे ख्याल इकोनॉमी में ऐसे होता होगा कि कंपनी किस प्रकार की होती है। जैसे एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी 2017 में शायद जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ उसमें कुछ और प्रकार भी इसके शुरू हो गए। जैसे एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी शुरू हो गई, एक 1 पर्सन कंपनी शुरू हो गई। इन सबको हम बोलते हैं कंपनी। तो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई भी संस्था कंपनी है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये भी अनिवार्यतः सरकारी नहीं होती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो पब्लिक, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट होगी ऐसा जरूरी नहीं है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक होगी जरूरी नहीं है। यहाँ इन शब्दों का मतलब अलग होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब सिर्फ इतना सा है जिसमें 2 या शायद 7 तक होते हैं प्रमोटर्स जो उसके मूल डायरेक्टर्स होंगे, अगर उतने हैं, और प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड है और पूंजी उसमें लगाने वाले यही 2, 3, 4, 5, 6 या 7 लोग हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कुछ खास रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। आमतौर पर किसी परिवार विशेष ने कोई उद्यम अगर शुरू किया हो तो आप पाएंगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है उसके साथ। किसी कंपनी का नाम पढ़ें साथ में लिखा प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब कि जो पूंजी है वो पूरी की पूरी पूंजी 2 से लेकर 7 के बीच में लोगों में विभाजित है, कोई अननोन व्यक्ति उसमें शेयर होल्डर नहीं है। पब्लिक लिमिटेड का बेसिक मतलब है कि इसमें शेयर होल्डिंग जो है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत लोगों में फैली हुई है। वो 50 भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें आमतौर पर एक ऑप्शन होता है कि आईपीओ में चले जाएं, जिसको हम शेयर लिस्टिंग कहते हैं, उसमें चले जाएं। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाएं, अब सब पैसा लगाएंगे, रिस्क होता है, तो नियम होते हैं बहुत सारे, उन नियमों के तहत चलने वाली कंपनी है पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड हो सकता है कि निजी व्यक्तियों की कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है कि सरकार की कंपनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि नाम में क्या लिखा होगा। तो प्राइवेट लिमिटेड सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी होती है। पब्लिक लिमिटेड सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी होती है। अभी हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो उसका नाम पब्लिक लिमिटेड भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, ओपीसी हो सकता है, ये सब कंपनियां हैं। कंपनी के अलावा एक तरीका हो सकता है कि कोई एनजीओ या ट्रस्ट हो। एनजीओ क्या है? तो कोई संस्था जो सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं एनजीओ, या सोसाइटी बोल देते हैं। तो एनजीओ से अच्छा शब्द है सोसाइटी, व्यावहारिक भाषा में चलता है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई संस्था। और ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई संस्था। सिंपल है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, ट्रस्ट एक्ट में है तो ट्रस्ट है, सोसाइटीज एक्ट में है तो सोसाइटी है। इन सबके नियम अलग अलग होते हैं। जैसे ट्रस्ट बनाने की शर्त है कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सेटलर होगा, जो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा मूल पूंजी के रूप में उस ट्रस्ट को देगा। और ट्रस्ट का उद्देश्य कभी लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो पैसा इस भाव से देगा कि समाज की मदद हो। वो लिखेगा कि समाज के इन वर्गों की मदद करनी है, ये पैसा मूल रूप से मैं दे रहा हूँ। और फिर वो कहेगा कि इस ट्रस्ट को चलाने के लिए मैं इन व्यक्तियों को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। ये ट्रस्टीज हैं, इनमें खुद भी हो सकता है। ये सब मिलकर इस पैसे का प्रबंधन करेंगे, कोशिश करेंगे इस पैसे से और पैसा आ जाए, और जो भी पैसा है उसका फायदा समाज को मिले, ना कि मुझे मिले। ये ट्रस्ट है। सोसाइटी क्या है? कम से कम 7, कभी कभी 8 या ज्यादा लोगों का एक समूह, जिनमें पहले कोई पैसा निवेश नहीं करता है, वो सब मिलकर एक सोशल पर्पस के लिए कोई कार्य करना शुरू करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट, वो होता है केवल समाज के लाभ के लिए। कंपनी का मतलब है लाभ के लिए किया जाने वाला उद्यम। सोसाइटी का मतलब है लाभ के लिए नहीं, समाज के लिए किया जाने वाला उद्यम जिसमें अपनी पूंजी ना लगी हो।
ट्रस्ट का मतलब है समाज के हित के लिए किया जाने वाला उद्यम, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपना पैसा मूल निवेश के रूप में, दान के रूप में दिया है, उधार के रूप में नहीं, दान के रूप में, जो वापस नहीं मिलेगा, वो उसने अपनी ओर से समाज को भेंट कर दिया, वो पैसा लगा हुआ है। इन सबको बोलते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है वे सारे उद्यम जो इनमें से किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो आमतौर पर अनऑर्गेनाइज का मतलब है या तो अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है, वो रिक्शा वाला अपनी रिक्शा चलाता है, अपनी फैक्ट्री का मालिक खुद ही है, उसकी फैक्ट्री रिक्शा ही है उसकी, और आप उससे कहें कि भैया मैं तुम्हें जीएसटी के साथ पेमेंट करूंगा, अपना जीएसटी अकाउंट नंबर बताओ। वो आपसे क्या बोलेगा? कहेगा आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं इसको समाज सेवा मान लूंगा, अब जाओ अपने घर जाओ। आप कह रहे हैं कि भैया आपका अपना उद्यम है, अब अपनी रिक्शा चलाते हो, स्व उद्यमी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जीएसटी नंबर बताओ, अपना अपना पैन कार्ड दिखाओ, मैं पेमेंट करूंगा, एकदम डॉक्यूमेंट के साथ पेमेंट करूंगा। तो कहेगा नहीं भैया हमसे ये सब नहीं होता है। फिर मान लीजिए कि एक रेडी वाला है जो शाम के समय छोले कुलचे बेचता है और उसका नाम ठीक ठाक है, और उसके पास स्टाफ में भी 3-4 छोटू लोग हैं उसके पास, उन सबका नाम पता नहीं क्या, लेकिन छोटू ही कहलाते हैं वो सब लोग। तो 3-4 छोटू शाम को आ जाते हैं उसके पास, वो छोले कुलचे कहीं से लाता है, बनाता बेचता है, सैकड़ों लोग खाते हैं, पेमेंट सब कैश में करते हैं, वो कैश में लेता है, सामान देता है, और वहां खड़े होने के बदले कुछ विभागों के व्यक्तियों को पैसा दे देता है, वो भी कैश में, चेक से नहीं देता है। जैसे पुलिस चेक पर रिश्वत कभी नहीं लेती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेक से रिश्वत कैसे लेगा, रिश्वत तो कैश में ली जाती है, वो सब कैश में हो गया। अब आप उसके जो 3-4 छोटू हैं उनसे अगर ये उम्मीद करें कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, उन्हें ओवर टाइम मिलेगा, उन्हें न्यूनतम वेतन मिलेगा, उनके साथ किसी प्रकार की वायलेंस नहीं होगी, बदतमीजी नहीं होगी, तो आप बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक मतलब तो ये है। दूसरा ये है जो किसी रूप में रजिस्टर्ड हैं, किंतु वो इतने छोटे उद्यम हैं कि उन पर सरकार के नियम व्यावहारिक तौर पर लागू नहीं हो पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक ही आदमी है जिसने एक उद्यम शुरू किया, अपने नाम से उद्यम शुरू कर दिया है, और स्टाफ 1 या 2 लोगों का है, छोटा सा उद्यम है। हमारे बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो तब लागू होते हैं कि मिनिमम स्टाफ 10 लोगों का हो, मिनिमम स्टाफ 20 लोगों का हो। जैसे जो महिलाओं के बारे में कानून है ना, विशाखा गाइडलाइंस वाला, वो लागू होता है तब जब कम से कम 10 लोग नौकरी करते हैं उस कंपनी में, उससे पहले वो लागू नहीं होता है। तो अधिकांश कानून लागू होते हैं एक मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के होने के बाद, उसके पहले वो लागू नहीं होते हैं। इस वजह से या तो अनरजिस्टर्ड कंपनी है या अनरजिस्टर्ड कोई काम चल रहा हो, रोजगार हो किसी का, या सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकांकी व्यापार, एकल स्वामित्व वाला व्यापार, एकल स्वामित्व कह लीजिए, एकल स्वामित्व वाली फर्म, कंपनी नहीं बोलते हैं, फर्म बोलते हैं इसको। जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनी उसी को बोलते हैं, बाकी सब फर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कह देते हैं। अब कोई अगर आपसे पूछे कि निजी क्षेत्र में नैतिक चिंताएं कौन कौन सी हैं, तो निजी क्षेत्र से मतलब हुआ निजी हाथों में इनमें से कोई संस्था है। पहले आप मुझे बताएं कि जो चिंताएं किसी कंपनी को लेकर होंगी, क्या वही चिंताएं यहां होंगी या यहां चिंताओं का स्वरूप चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। और इसलिए पहले हम सारी चिंताएं एक बार नोट करते हैं, फिर देखेंगे कहां चिंता ज्यादा है, कहां चिंता कम है। 5-6 चिंताओं को नोट कर लेते हैं। तो कौन कौन सी चिंताएं हैं प्राइवेट सेक्टर में? आपको क्या लगता है कि नौकरी अगर जीवन में कभी करनी होगी तो आप सरकारी नौकरी को पसंद करेंगे, प्राइवेट को करेंगे? क्योंकि आप आईएएस एग्जाम दे ही रहे हैं तो कहने की बात ही नहीं है ना। एक क्षण को मान लीजिए कि किसी एक बच्चे का अपने से आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, मान लीजिए, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है ना, तो भगवान ना करे ऐसा हो जाए और आईएएस की नौकरी ना मिले या आईएएस बीसीएस की नौकरी ना मिले, और आपको तय करना है कि अब मैं क्या करूं, जो सेकंड ऑप्शन मेरे जीवन का क्या है। तो मैं आपसे वोटिंग करवाता हूं, आप मुझे बताएं कि आप इनमें से क्या चुनेंगे। एक ऑप्शन है कि मैं अपना उद्यम कोई ना कोई करूंगा, छोटा हो या बड़ा हो, अपना काम करूंगा, कुछ ना कुछ। हाथ खड़ा करें, ऐसे कितने लोग हैं? अरे क्या बात है, मोदी सफल हो गए ऐसा मतलब? मोदी जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि उद्यमशील लोगों का समाज होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कि मैं कोई ना कोई सरकारी नौकरी, चाहे पटवारी की हो, चाहे प्राइमरी टीचर की हो, चाहे दमकल कर्मी की हो, लेकिन कोई ना कोई सरकारी नौकरी ही ढूंढूंगा ताकि 60 की उम्र तक सुरक्षा बनी रहे। हाथ खड़ा करें। मैं ऐसा करके फिर ऐसे अच्छा, आप लोग कितना अच्छे से झूठ बोल लेते हैं, लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा जीवन में हुआ तो सरकारी नौकरी के लिए जान प्राण लगा देंगे अधिकांश लोग, लेकिन यहाँ आप कितना बढ़िया अभिनय कर रहे हैं। अच्छा, और कितने लोग आप में से ऐसा करेंगे कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ो, गोली मारो, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कोई बढ़िया नौकरी करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और वो भी एक रास्ता हो सकता है। ऐसे लोग कितने हैं? 1-2, ऐसे लोग फिर भी 10-15 के करीब हैं। तो पॉलिटिक्स भी एक उद्यम ही है एक तरह का, आप उसको भी एक उद्यम की तरह ले सकते हैं। चलिए, तो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की तुलना में नैतिक चिंताएं थोड़ी ज्यादा हैं, ये बात तो सही है। मैं कुछ नैतिक चिंताएं बताता हूं, आप थोड़ा नोट करना शुरू कीजिए। और ये नैतिक चिंताएं, इसका मतलब है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर के बारे में कौन कौन सी नैतिक चिंताएं सता सकती हैं, वो कौन कौन सी, उसकी एक लिस्ट हम बना सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से अगर 5-6 बतानी हो, ये नैतिक चिंताएं मुख्य रूप से ये है कि कंपनी के स्वामी लोग कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ या समाज के साथ कुछ गलत ना कर दें। एक मूल भाव रख लीजिए, एम्प्लॉइज, और दूसरा रख लीजिए सोसाइटी। अगर किसी कंपनी का मालिक या कंपनी के मालिक लोग, अगर वो बड़ी कंपनी है, तो उसके एम्प्लॉइज के साथ कुछ गलत ना हो, एक तो नैतिक चिंता ये हो सकती है हमें, और दूसरा समाज के साथ उस कंपनी का या उद्यम का कोई गलत परिणाम ना आ जाए, एक चिंता ये हो सकती है। तो एम्प्लॉइज को लेकर क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं?
एक चिंता तो ये हो सकती है कि आपको पता है कि जो महिलाएं काम करती हैं उसको लेकर एक पक्ष है सेक्सुअल हरासमेंट, यौन दुर्व्यवहार। और आपको ये अच्छे से पता है कि महिलाओं का घर के बाहर निकलकर काम करना जिन वजहों से मुश्किल है उसमें एक पक्ष ये भी है, ठीक ठाक पक्ष माना जाता है। वो हैरासमेंट हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, कुछ भी स्थिति हो सकती है। अच्छा, वैसे आप ये बताएं कि आपकी राय में अगर मैं आपसे एक अनुमान पूछूं, केवल अनुमान है ना, इसमें कोई आंकड़े तो हो नहीं सकते इस चीज के लिए, आपको अनुमान से बताने कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी महिलाएं काम करती हैं, अब प्राइवेट का एक मोटा मोटा मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, चाहे कंपनी हो, चाहे सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, जितनी महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, आपकी राय में उनमें से कितनी महिलाओं को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मात्रा में यौन दुर्व्यवहार या सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता होगा? मैं एक आध दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूं कि एक आध बार किसी ने कुछ गलत कह दिया, बाद में उस पर एक्शन हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसी सिचुएशन जिनमें रहना पड़ता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं, प्रायः रहती हैं। तो आप सबको अपने 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 अनुमान से परसेंटेज में संख्या बतानी है। तो हाथ खड़ा कर ले, कौन बताना चाह रहे हैं जिनको आइडिया? हाँ बताए। 60%, 70%, 70, 80, 90, 80, 95, 40, क्या बात है, 80। चलिए, हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। एक पीछे भैया अनुमान बताना चाह रहे हैं, हाँ उसको बोलिए। मैं वर्क प्लेस की बात कर रहा हूं, अभी जो नौकरी करने वाली महिलाएं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने फिर कहा कि एक आध बार किसी ने बदतमीजी में कुछ कह दिया, उसके खिलाफ एक्शन हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वर्क प्लेस पर इस अंदेशे के साथ रहना कि कोई ना कोई छेड़खानी, दुर्व्यवहार, कोई व्यक्ति कोई गलत कमेंट पास कर देगा, कोई व्यक्ति कोई गलत, जैसे एक सेक्सुअल हरासमेंट वाले एक्ट में एक पक्ष ये भी आता है, कोई अश्लील सामग्री किसी महिला के सामने इस तरह से रख देना या पेश कर देना, बेशक इस तरह से कि बाई चांस हो गया हो, लेकिन उसमें इंटेंशन देखी जा सकती है कि जानबूझ के ऐसा किया गया, ये भी उसका हिस्सा है। छींटाकशी करना ये भी हिस्सा है। उसे प्रमोशन या किसी और चीज के नाम पर लालच या भय पैदा करके उससे सेक्सुअल फेवर मांगना, ये भी उसका एक पक्ष हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं। और यदि किसी महिला को अगर ये दबाव भी होता है कि यदि मैं उस डिमांड के सामने नहीं झुकूंगी तो मेरी प्रमोशन नहीं होगी, अगर ये दबाव भी है तो ये सेक्सुअल हरासमेंट का हिस्सा माना जाएगा। कानून ये कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये संख्या किसी भी हालत में 95% से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कानून भी काम नहीं कर रहा, चीजें स्पष्ट है ही नहीं। वहां तो वो महिला ये भी साबित नहीं कर पाएगी कि मैं काम करती हूँ। कोई कैसे साबित करेगा अगर सैलरी उसको कैश में मिलती है, चेक से मिलती ही नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड है ही नहीं, एक ऐसा काम है जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, सारा ब्लैक में काम चल रहा है। इसलिए जब मोदी जी कहते हैं कि सारी अर्थव्यवस्था व्हाइट में हो, ब्लैक मनी खत्म हो, जीएसटी पे करो, वो जो ज्वेलर्स हैं उनसे कह रहे हैं कि आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। 1% टैक्स से किसी का जीवन मुश्किल नहीं होने वाला है। और ज्वेलर्स की दुनिया में प्रॉफिट इतना हाई है कि 1% टैक्स तो कुछ है ही नहीं उनके लिए, तब भी वो विरोध करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज में तब्दील हो जाएगा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील होते ही एम्प्लॉइज की सुरक्षा के प्रावधान करने पड़ेंगे, और जैसे एम्प्लॉइज की सुरक्षा के प्रावधान करने पड़ेंगे एक एम्प्लॉय फ्रेंडली माहौल बनेगा उद्यम के क्षेत्र में, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। इसलिए कोई भी सरकार, इस मामले में केजरीवाल की सरकार ने भी कुछ बड़े खतरनाक अच्छी सेंस में कदम उठाए हैं। और ये जो जीएसटी पर नरेंद्र मोदी ने किया है कि अल्टीमेटली में जीएसटी कलेक्शन कितना वो एक सेकेंडरी बात है, महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उससे पैसा कितना आना शुरू हुआ। लेकिन जीएसटी का सबसे अच्छा पक्ष जो मुझे लगता है वो ये है, मैं उद्यमियों के बहुत सारे समूहों से थोड़ा बहुत परिचित हूँ, अलग अलग क्षेत्र के उद्यमियों से मैंने ऐसी बातें सुनी है कि पहले ये था कि हम रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं थे, पूरा काम ब्लैक में चलता था। अब इसको मुश्किल से 3-4 साल हुए होंगे तो इस पूरे प्रोसेस को, कितने 2 साल हुए हैं जो भी हुआ। और वो लोग कह रहे हैं कि अब स्थिति ये है कि लगभग हर उद्यमी इस बात के लिए मन से तैयार हो चुका है कि रजिस्ट्रेशन तो करवा ही ले। अब सारा झगड़ा इस बात पे कि रजिस्ट्रेशन करवा के कैसे मैं अपनी ट्रांजैक्शंस कम शो करूं, पूरी शो ना करनी पड़े। कई लोग हैं जो 10% ही शो कर रहे हैं, अभी भी 5% शो करते हैं, बाकी सारा ब्लैक में कर लेते हैं, वो सब करते हैं। पर अब आमतौर पर उद्यमियों की दुनिया में ये बात स्थापित है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। इसके सोशल बेनिफिट्स क्या हैं, महत्वपूर्ण ये भी तो है। एक ऑर्गेनाइज कंपनी में होते ही एम्प्लॉय की सुरक्षा के जो प्रावधान है वो क्या है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार की चिंता ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां से निकलकर यहां शिफ्ट हों, ताकि उन पर हम बहुत सारे कानून अप्लाई कर सके। तो पहली चिंता है सेक्सुअल हरासमेंट की, जो किसी भी ऑफिस में हो सकती है, किसी महिला के साथ हो सकती है। और क्या चिंता हो सकती है? एक हो सकती है कार्यदशाओं की चिंता। कार्यदशाओं का मतलब एक तो होता है कि जो फैसिलिटीज किसी ऑफिस में मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज है या नहीं है। कार्यदशाओं का मतलब है जैसे मान लीजिए कुछ लोग काम कर रहे हैं एक जगह, अभी आपने देखा कि जो फिल्मिस्तान के पास एक आग लगी एक फैक्ट्री में, कई लोग मर गए वहां पर। उसका एक बड़ा पक्ष ये भी था कि बहुत बड़ी फैक्ट्री में, मतलब एक बंद गली में बहुत सारे मकान, हर मकान में फैक्ट्री चल रही है, और एक एक कमरे में 40-40, 50-50 लोग सो रहे हैं। पूरी बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते पे ही आग लग गई है, बचाव का रास्ता नहीं है। आप सोचिए कि जब वो लोग काम करते होंगे, चमड़े की फैक्ट्री मान लीजिए, चमड़े का काम चल रहा है, कुछ वहां बैग्स बनते हैं चमड़े के, वो सब होता है। एक कमरा है, उससे 50 लोग काम कर रहे हैं, काम चमड़े का है। वहां की हवा कैसी होती है सोच के देखिए, कोई स्वस्थ माहौल रहता होगा या बहुत बदबूदार माहौल रहता होगा, बदबू का माहौल रहता होगा। तो लाइट कितनी मिलती है, जितनी आंखों को चाहिए उतनी है या नहीं, स्वच्छ हवा जैसा अधिकार वहां पर है या नहीं, जो सर्दी गर्मी है, जो टेम्परेचर की कंडीशन है। कई बार क्या होता है कि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर बैठना बड़ा मुश्किल होता है,
और उस समय ऑफिस या कंपनी के लोगों का ये अपेक्षा करना कि आप उस माहौल में बिना हीटर की उम्मीद करें, बिना एसी की उम्मीद करें काम करें, जिस समय कोई व्यक्ति ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा अपने आप को, कैसे कोई काम करेगा? तो टेम्परेचर काम करने के लायक है कि नहीं है, और यदि वो बैठ के करने वाला काम है तो जो चेयर है वो चेयर किस तरह की है? कई बार काम कोई व्यक्ति इसलिए भी नहीं कर पाता कि जो चेयर उसको मिली है वो चेयर 8 घंटे लगातार बैठने के लिए अनुकूल है ही नहीं। 3 से 4 घंटे में कमर दर्द होने लगता है उसको, और अगर 6-7 महीने बैठ गया उस पर तो स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द उखड़ गया उसको, कैसे मैनेज करे? इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ कि किसी संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, ERGONOMICS, एर्गोनॉमिक्स, और इसका मतलब बेसिकली ये है कि काम की प्रकृति के हिसाब से उनके पास जो अरेंजमेंट्स हैं बैठने के, जैसे कंप्यूटर पे काम करना पर टेबल पे कंप्यूटर लगाने की जगह ही नहीं है, वो समस्याएं। एयर कंडीशनिंग जरूरी है अगर टेम्परेचर की वजह से, वो नहीं है। इन सबसे प्रोडक्टिविटी का नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसका आप समझ सकते हैं कि मनोबल टूटता है, वो लड़ता रहता है हर समय कि मैं कैसे स्वस्थ रहूं, तो काम कैसे करेगा। तो एक चिंता यह है कि कार्य की जो दशाएं हैं वो प्राइवेट कंपनी में किसी एम्प्लॉय को किस तरह की मिलती हैं। तीसरी चीज है सेवा शर्तें। सेवा शर्तों का मतलब है कि जब कोई कंपनी किसी को साइन करती है, एग्रीमेंट करती है, तो उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, और वो सेवा शर्तें हर चीज के बारे में होती हैं। जैसे काम के घंटे कितने हैं, छुट्टियां कितनी हैं, ये सब चीजें लिखी होती हैं सेवा शर्तों में। फिर प्रमोशन या जो सैलरी का इंक्रीमेंट है, वेतन वृद्धि जिसको बोलते हैं, वेतन वृद्धि कब कब होती है, कोई निश्चित नियम है या रैंडम है कि वेतन वृद्धि जब तक सामने वाला हड़ताल नहीं कर देगा नहीं करेंगे, इस नियम पे चल रहा है, या कोई एक निश्चित नियम पे काम चलता है। पदोन्नति कैसे मिलेगी, वो केवल इस पर मिलेगी कौन बॉस के कितना नजदीक है, या इस वजह से ही कौन कैसा काम करता है। इन सब चीजों को मिला के बोलते हैं सेवा शर्तें या सर्विस कंडीशंस, और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो आजकल तो रिवाज ये है कि काम के घंटे 8 हो, या धीरे धीरे कोशिश चलने लगी कि 8 से भी कम हो। कुछ देशों में 5 डे वीक चलते हैं, जैसे भारत में केंद्र सरकार तो करती ही है, 5 डे वीक होता है, और अभी कुछ देशों में 4 डे वीक की बात भी शुरू हो गई है कि 4 दिन और 6 घंटा रोज इतना ही काम करना है। तो विकसित देशों में भी ये स्कोप बनना शुरू हुआ है, क्योंकि वहां लेवल ऐसा आ चुका है। विकासशील देशों में अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। छुट्टियों को लेकर ये है कि भाई जो नियोक्ता होता है ना, कंपनी का मालिक होता है, वो चाहता है कि छुट्टियां कभी ना हो, क्योंकि अधिकांश नियोक्ताओं को लगता है कि जो मजदूर है या जो एम्प्लॉय है, इसको मैं पैसे दे रहा हूं तो ये हर समय काम करता हुआ दिखे। आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल किस्म के लाला टाइप के लोग होते हैं ना, उनमें खास मेंटेलिटी काम करती है। किसी को काम पे रखा है, अब वो हर क्षण उसको देखता रहेगा। अगर वो 1 सेकंड के लिए काम करके आराम से बैठा रहेगा, पैसे तो नहीं मिलते, काम करो। ये टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से अंततः कोई भी अच्छा काम करने वाला उस पर टिकता भी नहीं है, भाग जाता, मौका मिलता ही। आजकल तो कंसेप्ट ये कि एम्प्लॉय फ्रेंडली अप्रोच जिसके पास ज्यादा होगी वहां चीजें ज्यादा अच्छी होंगी, अगर वो संभव है तो वो माइंडसेट जो पहले वाला ना अब नहीं चलता है। आजकल तो अच्छी कंपनियों में सिस्टम एकदम अलग होता है, स्पेशली इन्फोटेक वाली कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनियों में टाइमिंग ही नहीं होती है। आपको ऑफिस आके काम करना वहां कर लीजिए, घर से करना घर से काम कर लीजिए। गिग इकोनॉमी चल रही है आजकल ना, कि आप अपने काम के हिसाब से 3 घंटे काम करना, उसी का पैसा लीजिए, घर से लॉगिन कीजिए, काम शुरू हो गया, लॉग आउट किया, काम खत्म हो गया। जितने टाइम लॉगिन करेंगे जो लैपटॉप का कैमरा है वो ऑन रहेगा, ताकि कंपनी वहीं से देख सके कि आप काम कर रहे हैं उसका। आपके लैपटॉप पे क्या काम चल रहा है वो कंपनी को पता चलता है। ये नहीं कि फिल्म देख रहे हैं तो कंपनी को दिख रहा है कि फिल्म देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। घर से काम करो, क्यों ऑफिस आओगे? ऑफिस में काम करते करते बोर हुए, उसको अपने लॉग आउट किया, वहां से बाहर गया, कैंटीन में खाया पिया, कुछ खेले कूदे, वहाँ खेले की व्यवस्थाएं हैं, आराम से जब मन ठीक हो गया वापस ये काम करने के लिए। अभी सॉफ्टवेयर में, इन्फोटेक में ये सुविधाएं मिलनी शुरू हुई हैं, क्योंकि वहाँ ये स्कोप है। धीरे धीरे हर जगह होगा। तो एक ऐसा माहौल जहाँ हर व्यक्ति सहज होकर काम करे, उसको बहुत ज्यादा दबाव ना हो, शोषण ना हो किसी प्रकार का, और वेतन वृद्धि जैसे नियम एक निश्चित रूप से मिलते रहें, ये एक नैतिक चिंता होनी चाहिए। और क्या चिंता? जैसे महिलाओं की चिंता हो गई, एक चिंता बच्चों की है। अगर बाल श्रम कहीं हो रहा है तो समाज को चिंता ठीक ठाक होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर तो बहुत बुरी बात है, तो चाइल्ड लेबर तो बुरी बात है ना, सहमत है ना आप लोग इस बात पे? तो आप लोग ऐसी चाय की दुकान पर चाय नहीं पीते ना, जहाँ कोई बच्चा पिलाता चाय नहीं पीते ना आप लोग वहां पर चाय? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ऐसी दुकान पे चाय पी है जहां पर किसी छोटू ने चाय पिलाई आपको? कोई छोटा सा बच्चा चाय लेके आया आपके लिए, लाता ही है, हर जगह वही चल रहा है, तो आप भी क्या करेंगे इसमें? तो फिर आप इस नैतिक दुविधा से बाहर कैसे निकलते हैं कि पढ़ा ये था कि चाइल्ड लेबर ठीक नहीं है, और एक बच्चा चाय लेके आ रहा है गरम गरम, और वो बच्चा चाय पीने की स्थिति में नहीं है, बस आपको पिला ही सकता है। फिर आप कैसे? अब ये करते होंगे कि उसे कुछ खिला दिया अपनी तरफ से, कि थोड़ा टिप दे दी उसको, ताकि आपको ये दुविधा से मुक्ति मिल जाए कि आपने उस बच्चे के लिए कुछ कर दिया। ये भाव मन में आता होगा ना। चलिए, तो चाइल्ड लेबर ना हो किसी कंपनी में, ये एक दुविधा है समाज के लिए, सरकार के लिए। एक दुविधा होती है कि देखिए, प्राइवेट कंपनी जब काम करती हैं, सरकार और समाज को उससे क्या फायदा है? आजकल एक शब्द है ना जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना टैक्स देना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका कंसेप्ट क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मूल मतलब है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर का सिंपल सा मतलब है ऐसी कोई भी संस्था जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कॉर्पोरेट है। ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर में से कुछ कंपनियों से उम्मीद की जा सकती है कि वो CSR के लिए कुछ पैसा खर्च करेंगी। जिनको पैसा खर्च करने की बाध्यता नहीं है वो भी कॉर्पोरेट तो है ही। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि कोई कंपनी अगर सफल हुई है तो उस कंपनी के सफल होने में किस किस का योगदान है। एक योगदान तो शेयर होल्डर्स का है, सीधी सी बात है। शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया,
उस पैसे की बदौलत उस कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छे निर्णय लिए, खतरा मोल लिया, अच्छा उद्यम किया, प्रॉफिट कमाया, तो शेयर होल्डर्स तो स्टेक होल्डर्स हैं ही। अब ये शब्द सुनते हैं स्टेक होल्डर क्या होता है? तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर का मामला ये बनता है। स्टेक का मतलब है हित, तो स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक बड़ा गोला है, और इसके अंदर एक छोटा गोला बनेगा, सबसेट बनेगा शेयर होल्डर। तो स्टेक होल्डर है हितधारक, और शेयर होल्डर क्या है? शेयर धारक कह लीजिए उसको, शेयर को हिंदी में और क्या बोलेंगे, है ना, अंशधारक कह सकते हैं। साझेदारी तो पार्टनरशिप हो गई, अंशधारक कहते हैं, शेयर एक अंश होता है। इसका ये कंसेप्ट वहीं से आया, सीएसआर से कंसेप्ट आया। पहले कंसेप्ट ये था कि शेयर होल्डर्स ही स्टेक होल्डर्स हैं। अब कंसेप्ट है कि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, उनमें से शेयर होल्डर्स केवल एक वर्ग है। एक कंपनी बनी, कहीं उसने काम शुरू किया, 100 लोगों ने पैसा निवेश किया, एक पूल बनाया, उस कंपनी के मैनेजमेंट ने काम करना शुरू कर दिया। ये 100 लोग तो स्टेक होल्डर हैं ही, प्रॉफिट होगा तो इन सबको बटेगा ही, चाहिए प्रॉफिट। लेकिन आपने कभी कभी सोचा होगा कि ऐसे क्या वजह है कि गुजरात में उद्यम करना बहुत आसान काम है? हमारे देश में कहीं उद्यम करना हो, जैसे गुजरात है, पंजाब है, ये सब आसान राज्य हैं, कहीं भी जाके शुरू कर दीजिए उद्यम, तनाव ही नहीं होगा। मुंबई भी आसान है, बस ये कि जब ठाकरे परिवार सत्ता में तो थोड़ा सा तनाव हो जाता है, लेकिन अदरवाइज वो भी एक आसान जगह है। दिल्ली भी ठीक है, दिल्ली में दिक्कत नहीं है, आप उद्यम कर सकते हैं दिल्ली में कोई भी। लेकिन कोई आपसे कहे कि उद्यम करो, बड़ी फैक्ट्री बिहार में जाके लगाओ, मान लीजिए, इसको ना अपने इस तरह से नहीं लेना कि मेरे राज्य के बारे में ऐसे बोल दिया है ना, ऐसे नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि मेरे राज्य में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है अब तक, इस तरह से देखना है इस चीज को। कोई आपसे कहे कि बिहार में उद्यम करो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्यम करो, आप पाएंगे कि चीजें उतनी आसान नहीं है। और उतनी आसान नहीं होने की एक वजह गरीबी है, पिछड़ापन है। क्योंकि अगर आप गुजरात में उद्यम कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी सफलता में गुजरात की संस्कृति या समाज भी तो हेल्प कर रहा है आपकी। कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, कोई वहां पर रंगदारी के लिए नहीं आ रहा, धमकियां नहीं दे रहा आपको हत्या की, बार बार ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं हो रहा। नेताओं के फोन नहीं आते हर चौथे दिन, आप काम कर रहे हैं, आपका सम्मान है, ना पुलिस परेशान करती है, ना म्यूनिसिपल अथॉरिटी परेशान करती है, कोई परेशान नहीं करता। और सब इस बात से खुश हैं कि एक व्यक्ति बाहर से आया, उसे पूंजी का निवेश किया, उद्यम किया, हमारे लोगों को नौकरी दी, प्रॉफिट कमाएगा, कुल मिला के क्षेत्र के विकास में हेल्प करेगा। तो किसी उद्यम की सफलता में क्या केवल उद्यमी का योगदान है, क्या उद्यमियों का योगदान है, क्या कंपनी के मैनेजमेंट का योगदान है, या उस समाज की भी भूमिका है जहां काम हो रहा है? समाज की भूमिका है, ठीक ठाक भूमिका है। अगर समाज अड़ जाए कि दम है तो चला के दिखा दो, तो कैसे चलेगा काम? समाज नहीं अड़ा, समाज ने आपके काम में बाधाएं नहीं पैदा की बल्कि सहायता की, इसका मतलब है कि आपकी सफलता के एक हितधारक के रूप में समाज भी विद्यमान है। फिर जहां आप काम कर रहे हैं, आपने वहां इतना पॉल्यूशन मचा दिया कि लोग सांस नहीं ले पा रहे, तो वहां का जो पर्यावरण है वो भी तो हितधारक है उसका। उस पर्यावरण ने आपको ये मौका दिया कि आप ठीक से काम कर ले, और आपने पर्यावरण को ही नष्ट कर दिया, तो कैसे काम चलेगा? और इन सबके साथ साथ क्या देश की या राज्य की सरकार स्टेक होल्डर नहीं है इसमें? सरकार ने आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की, कानून व्यवस्था है, पुलिस आपकी हेल्प करेगी जब भी दिक्कत आएगी, वो सब व्यवस्थाएं करती है। आपने कहीं जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया, सरकार ने गारंटी दी कि रजिस्ट्रेशन हम वैध बना रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी तो हम अदालत में आपके पक्ष में फैसला करवाएंगे। ये सब गारंटीज कौन देता है? राज्य देता है। तो राज्य ने ऐसी स्थितियां बनाई कि उद्यमी उद्यम कर सके, इसलिए राज्य भी एक स्टेक होल्डर है। और कंसेप्ट ये आ गया कि केवल शेयर होल्डर्स के हितों पर ध्यान देना अच्छी कंपनी का लक्षण नहीं है। अच्छी कंपनी वो है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के व्यापक अर्थ का मतलब है जिस इलाके में काम करते हैं उस इलाके के प्रति जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति, वहां के समाज के प्रति, सरकार के प्रति। और जहां काम करते हैं यदि वहां पर रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपने वहां के लोगों को ऐसा कुछ दिया नहीं जिसकी अपेक्षा वहां पर थी। तो जो कंपनियां इन सारे स्टेक होल्डर्स की पहचान करके उनकी मदद करती हैं उसको बोलते हैं कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली कंपनी है। और ये शब्द क्यों आया? क्योंकि सरकारों को दिक्कत यह है कि कंपनियां काम करती हैं कि जब टैक्स पे करने की बात आती है वो टैक्स पे करने से बचती हैं, दूर भागती हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जीएसटी के मामले में पहले हालत ये थी कि अधिकांश उद्यमों में अधिकांश कंपनियां या फर्म्स ऐसी थी, कंपनी तो नहीं, फर्म ऐसी थी जो शो ही नहीं करती थी एक पैसे का भी ट्रांजेक्शन, कोई टैक्स नहीं, एक पैसे का भी टैक्स नहीं। अब यह है कि हल्का हल्का ये अनिवार्य होने लगा है कि लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कुछ टैक्स पे करेंगे, उसके बिना काम नहीं चलता है। कुछ कंपनियां अच्छा खासा टैक्स पे करती हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि कोई कंपनी ऐसी ना हो जो टैक्स की चोरी करे, क्योंकि सरकार के पास पैसा आएगा तब तो देश के विकास पे खर्च होगा, ऐसे कैसे खर्च होगा? तो टैक्स की चोरी भी एक नैतिक कंसर्न है। अगर टैक्स पे नहीं किया जा रहा तो उससे एक दुविधा पैदा होती है और समस्या आती है। प्राइवेट कंपनियों से एक दो समस्याएं और आ सकती है, छोटी मोटी सी। एक समस्या ये आ सकती है जिसको बोलते हैं झूठे दावे करना। जैसे कोई कहे कि रेड बुल पीने से ऐसा ऐसा हो जाता है। इसमें सबसे अच्छा परफ्यूम का विज्ञापन सबसे अच्छा काम करता है कि शायद उसी वजह से कृपा रुकी हुई है उनके जीवन में, और लेकिन उसके बाद भी कृपा आ नहीं पाती है ना। एक अंतिम कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं लाभ अंधता, प्रॉफिट ब्लाइंडेडनेस। भाई कोई उद्यमी उद्यम करेगा तो निश्चित रूप से वो चाहेगा कि लाभ कमाए, है ना। कोई उद्यमी ये क्यों चाहेगा कि वो नुकसान में रहे? बेसिक सी बात है। तो उद्यमी का ये चाहना कि वो लाभ कमाए स्वाभाविक सी बात है। लाभ कमाने के लिए नियमों का पालन करते हुए उद्यम करे, जोखिम ले, प्रयास करे, स्वाभाविक बात है। लाभ कमाते समय किसी किसी पॉइंट पर यह भाव मन में आ जाना कि मैं लाभ के लिए ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, ऐसा भी होता है। लेकिन एक चीज होती है ब्लाइंड हो जाना, और ब्लाइंड होने का मतलब
समाज या बाकी पक्षों को पूरी तरह से खारिज कर देना सिर्फ इसलिए कि मुझे लाभ मिलता रहे, इसको बोलेंगे प्रॉफिट माइंडेडनेस। जैसे कोई कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट में टेस्ट बहुत अच्छा हो, किंतु दरअसल वो क्लाइंट्स की हेल्थ के लिए घातक किस्म का हो, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो एक शब्द आपने शायद सुना होगा, मैंने पिछली क्लास में शायद जिक्र किया था, एक शब्द है बीवीओ, पता है आपको? बीवीओ, इसका मतलब है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। आज से करीब 10-12 साल पहले खूब बड़ी डिबेट पैदा हुई थी, ये जो कोका कोला है, पेप्सी है, इन सब जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके बारे में। इन सब जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट के मूल में एक तत्व ये भी होता है, बीवीओ। और तब रिसर्च ने स्पष्ट किया कि ये तत्व सेहत के लिए बहुत घातक किस्म का है, और टेस्ट इससे आता है। कंपनियों को प्रॉफिट कमाना है, कंपनियों का पेय पदार्थ जो जिस उम्र के लोग पीते हैं, उस उम्र के लोग अपनी हेल्थ को लेकर प्रायः लापरवाह होते हैं। जैसे आपकी उम्र है, तो आपकी उम्र में हेल्थ को लेकर लापरवाही ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि हेल्थ अच्छी होती है इस उम्र में। जो चीज मुफ्त में मिली हुई है ठीक से, उसको लेकर लगता है कि तो है ही, फॉर ग्रांटेड है। जब ये हाथ से निकल जाती है तब लगता है अरे यार, उसमें ध्यान दिया होता। लेकिन अभी तो ब्लाइंडनेस होगी हेल्थ को लेकर। अब अजीब हालत है, आप लोगों को बता रहे हैं कि बीवीओ होता है, नुकसान होगा, और लोग कह रहे हैं कि नहीं, वही टेस्ट चाहिए हमें जो पहले मिलता था। गुटखा इंडस्ट्री के बारे में सोच के देखिए, और आप देखेंगे कि जब जब सिगरेट को, गुटखे को बंद करने की मुहिम चलती है, क्योंकि एक पक्ष वो भी तो है जो उसके खिलाफ है, वो कहते हैं कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर एक चित्र बनाओ, वो कहते हैं चित्र मत बनाओ, चित्र बनना शुरू हो गया। और कोई भी फिल्म देखने जाएंगे, पहले वो कौन रहाणे हैं, मुकेश राणे, उसके जीवन वृत्त आप सुनेंगे। और होगा क्या, सिगरेट इंडस्ट्री जिस दिन दिक्कत आएगी उस दिन विज्ञापन देगी, किसान, बूढ़ा सा किसान थका हुआ सा बैठा हुआ है, और वो अपील करे पूरे देश से कि मेरे बारे में तो सोचो, मैं तंबाकू का किसान हूं, मेरा क्या होगा। तो तंबाकू के कुछ किसान बचे रहें, इसलिए अधिकांश लोग मुंह के कैंसर से मरते रहें। ये कैसा तर्क बनेगा? और जब कोई कंपनी अपने लाभ के लिए समाज में बीमारियां पैदा हो, कोई मर आ जाए, किसी को बहुत बड़ा जोखिम हो जाए, उसके लिए भी उत्साहित होने लगे, इसका मतलब है कि लाभ के अंधेपन में समाज के साथ कुछ बड़ा छल कर देना। ये सारी चिंताएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर को लेकर सरकार या समाज के दिमाग में आती हैं और आनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि इनका समाधान क्या है, हमने इसमें क्या किया, एम्प्लॉइज का भी कर लिया और समाज का भी कर दिया है। हाँ, तो सेवा शर्तों में आ जाएगा ना वो, समान कार्य के लिए समान वेतन न मिलना सेवा शर्तों का हिस्सा हो गया, उसमें उसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए। हाँ बोलो। हाँ, उसकी वजह ये मानी जाती है कि जब आप अपने जिले में काम करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे दबाव होते हैं जो जिम्मेदारियों के निर्वहन में बाधक हो जाते हैं, क्योंकि सब आपको जानते हैं, फूफा मामा ताऊ चाचा सब नहीं रहते हैं, उन सबके दबाव उन्हें झेलना आसान नहीं होता। इससे सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल पॉलिसी बन गई है कि किसी भी एम्प्लॉय को उसके मूल शहर में नौकरी मत दो, रेयर मामले छोड़ के। ये पॉलिसी इसलिए होती है कि वहां कई बार कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। कंफ्लिक्ट आएगा, हम कल पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी के लाभ और व्यक्तिगत लाभ के बीच में कंफ्लिक्ट बार बार होने लगती है, और वो अंततः नुकसान करेगा उस संस्था को, चाहे निजी हो चाहे सरकारी संस्था हो। ठीक ही पॉलिसी है, आप कलेक्टर बनेंगे तो अपने जिले में अगर बन जाएंगे तो शायद न्याय नहीं कर पाएंगे। छोटे से तो लोग मैनेज कर लेते हैं, छोटे में बहुत दिक्कत नहीं है, वो जब अथॉरिटी आती है तब दिक्कत है, और वहीं से समस्याएं आती है। चलिए अब ये बताइए कि इनका समाधान क्या हो सकता है, सरकार या समाज कैसे तय करे कि ये चिंताएं दूर हो सकें। इसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉइज की चिंताएं तो लगभग यहां तक मान लीजिए, और ये जो आखिरी 3 चिंताएं हैं, ये चिंताएं समाज की चिंताएं हैं। पहले वाली एम्प्लॉइज के बारे में और बाकी समाज के बारे में। अब समाधान का सिंपल तरीका क्या, समाधान 2 तरीके का होता है। जब भी कोई आपसे पूछे कि निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं क्या हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, जब भी आपसे समाधान पूछे इस तरह का, समाधान 2 तरह के बता दीजिए। एक समाधान होता है जिसको आप कहते हैं नियम आधारित, नियम हो, कानून हो, कड़ाई हो, कठोरता हो, और दूसरा होता है प्रोत्साहन पर आधारित, इंसेंटिव बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं। तो एक नियम या कानून और दूसरा है प्रोत्साहन। अब इनमें से समस्याओं को उठाते जाइए, जिस समस्या का जो समाधान आपको समझ में है वो ले लीजिए। जैसे कानून की बात करें, किसी महिला के साथ किसी वर्क प्लेस पर बदतमीजी ना हो, गलत हरकत ना हो, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया था, जिसको विशाखा निर्णय कहते हैं। विशाखा निर्णय आपने पढ़ा ही होगा, उसके बारे में सुना होगा। इसी विशाखा निर्णय के आधार पर हमारी संसद ने 2013 में एक एक्ट पास किया था। उस कानून का नाम बहुत ही लंबा है, क्या नाम है जानते हैं, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन इन वर्कप्लेस ब्रैकेट में प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है। तो इसको अगर संक्षेप में कहना हो तो क्या बोलेंगे, यौन दुर्व्यवहार अधिनियम 2013 है। तो यौन दुर्व्यवहार, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार अधिनियम, ऐसे कर लें, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार अधिनियम 2013। तो ऐसा एक्ट जो होता है, उस एक्ट का असर ठीक ठाक पड़ता है। इस एक्ट के बारे में 1-2 बेसिक बातें को पता होनी चाहिए। वो ये है कि इसमें एक तो बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट में कौन कौन सी हरकतें शामिल होंगी, कौन कौन से कृत्य सेक्सुअल हरासमेंट में माने जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि जैसे गलत तरीके से बात करना, किसी को कोई अश्लील सामग्री दिखाना,
किसी महिला की उपस्थिति में दो पुरुषों का आपस में अश्लील बात करना, वो ये नहीं कह सकते कि हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, आप से मतलब ही क्या है। किसी महिला की उपस्थिति में दो पुरुष आपस में भी अश्लील बात करते हैं तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है। सेक्सुअल फेवर के लिए दबाव बनाना, निवेदन करना, मना करने के बाद निवेदन करना, ये सारी चीजें उसमें लिस्टेड हैं कि इनको सेक्सुअल हरासमेंट माना जा सकता है। फिर उसमें उसका प्रोसेस बताया, प्रोसीजर, कि यदि इनमें से कुछ होगा तो क्या करना होगा। कानून ये कहता है कि जिस कंपनी में 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 या 10 से ज्यादा, उस कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होने पर उस कंपनी में एक अनिवार्य मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, आंतरिक शिकायत समिति। तो भारत की कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वहां एक समिति का होना जरूरी है जिसका नाम है आंतरिक शिकायत समिति या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इस कमेटी में कम से कम 3 मेंबर्स होते हैं जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी जरूरी है। वो ऑफिस में काम करने वाली भी हो सकती है उनमें से एक। इन 3 मेंबर्स में से कम एक ऐसी महिला होगी जो महिलाओं के मुद्दों से जुड़े किसी एनजीओ से संबंधित होगी, ताकि कंपनी के अंदर का हिसाब किताब आपस में ना हो जाए। एक बाहर का व्यक्ति भी उस कमेटी में होना जरूरी है। और फिर यह भी जरूरी है कि कंपनी के एम्प्लॉइज को यह बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि ये कानून है और जो महिला कर्मचारी हैं उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, वो कैसे उनका प्रयोग कर सकती हैं। ये सब अवेयरनेस करना भी कंपनियों के लिए जरूरी है। कानून बड़ा अच्छा है। प्रोसेस ये है कि जब भी कोई महिला किसी ऐसी शिकायत या स्थिति का सामना करेगी और वो तय करती है कंप्लेंट करनी है, तो वो अपने सीनियर अधिकारी के पास कंप्लेंट करेगी और कंप्लेंट करने के तुरंत बाद उसकी कंपनी को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास मामला भेजना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जुडिशरी को आजकल बहुत सारे काम से बचाने के लिए हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके निकालते हैं, वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके। जैसे लोक अदालत आपने सुना है, वो एक तरीका ऐसा है कि जुडिशरी को इन्वॉल्व ना होना पड़े। ट्राइब्यूनल्स ये काम करते हैं। अब तो ग्राम न्यायालय की बात चल रही है, वो भी ऐसा काम करेंगे। इसी में एक तरीका ये भी है। इसमें क्या होता है कि कमेटी बनेगी 3 लोगों की। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज से 5-7 साल पहले हमारे स्टाफ में एक बार आज तक एक ही ऐसा मामला आया जिसमें एक महिला कर्मी ने शिकायत भेजी कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है। तो हमारे लिए पहला मामला था। उस समय तो एक तो आ गया था, उसके बाद की बात है। तो कमेटी गठित हुई, फिर उस कमेटी ने पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया। उसमें करना ये होता है कि वो 3 लोग जज बन के बैठते हैं और वो दोनों पक्षों को बुला के बात करते हैं विस्तार में। बातें नहीं होती, जो होता है लिखित में होता है। कल को कोई ये ना कह सके कि ये तो बात थी ही नहीं, हर चीज लिखित में होगी। उसके बाद वो क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मतलब सवाल जवाब। अगर पूरे वर्णन में कहीं कोई त्रुटि दिख रही है तो सवाल पूछे जाएंगे, फिर उसका जवाब मिलेगा। फिर जो गवाह उनके पास हैं, अगर वो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने भी ये बात सुनी थी, मुझे जब ऐसा किया गया तो ये व्यक्ति भी वहां मौजूद था, उनको बुलाया जाता है, उनकी गवाही भी लिखित में होती है। वो सब होने के बाद वो 3 सदस्यों की समिति निर्णय करती है। निर्णय कई तरह के हो सकते हैं। एक निर्णय ये हो सकता है कि ये शिकायत झूठी है। एक ये हो सकता है कि शिकायत सच है। अगर शिकायत सच है तो वो कमेटी अनुशंसा करती है कि इस एम्प्लॉय के साथ यह कदम उठाए जाने चाहिए। तो जैसे लोक अदालत में होता है कि अगर दोनों पक्षों में सहमति बन गई और दोनों ने साइन कर दिया, फिर उसकी अपील नहीं हो सकती है। ठीक ऐसे ही ये समिति दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनाने का प्रयास करती है। सहमति ये कि शिकायत अगर झूठी है तो हम इनको ये दंड देंगे कि आप इस दंड से सहमत हैं। अगर वो कह दे कि हाँ मैं सहमत हूँ, तो दोनों अपनी बात लिखते हैं कि ये दंड दिया जा रहा है, हम इस पर सहमत हूँ, और वो भी कहे कि मैं सहमत हूँ और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब दोनों के साइन हो गए तो इसका मतलब अब मामला कोर्ट बनी जाएगा। अगर सहमति न बने तो कमेटी के फैसले के खिलाफ कोई भी पक्ष अदालत में जा सकता है। इससे ये फायदा होता है कि कोर्ट को इन्वॉल्व किए बिना चीजों को ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि एक एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और एनजीओ के बीच में आते ही ये संभावना बनती है कि ये मामला सीरियस हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने गड़बड़ की है उसके बारे में अच्छा प्रावधान है, और ऐसे प्रावधान यदि ऐसे कानून हो तो आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो हम नैतिक चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। अब जैसे बाल श्रम न हो या वेतन संबंधी समस्याएं जो हैं, जो काम के घंटे हैं, एक वेतन भी इसमें कर लीजिए कि वेतन कितना है। वेतन के मामले में जो सरकार इस समय देश में सबसे शानदार काम कर रही है वो दिल्ली की सरकार है। आपको पता है कि वेतन कितना होगा ये राज्य सूची का विषय है, इसमें केंद्र सूची काम नहीं करती है। तो आपने मिनिमम वेजेस एक्ट नाम सुना है कभी? न्यूनतम मजदूरी या वेतन अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये हर राज्य की सरकार का अपना एक्ट होता है। और मजेदार बात ये है, अच्छा राज्य की सरकार के साथ संकट क्या है कि राज्य की सरकार जिस भी पार्टी की है, जब वो पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कहां से मिलता है? कॉर्पोरेट हाउसेस से मिलता है, बड़े उद्यमियों से मिलता है। पर तो जग जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी इलेक्शन लड़ेंगे तो अडानी कुछ तो हेल्प करेगा ना भाई, अडानी भी तो जिम्मेदार उसकी बनती है। और मान लीजिए अडानी ने कहा कि मोदी जी आप बहुत बढ़िया पीएम है, देश को ऐसे पीएम की जरूरत है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसे पीएम की जरूरत है, देश को ऐसे पीएम की जरूरत है, और इसलिए मैं आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहता हूं। चंदा अब है तो चंदा ही, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब अडानी जी कहेंगे मोदी जी को कि मोदी जी कुछ मांग नहीं रहा हूं, वो तो मैंने देश की सेवा के लिए दिया था, पर ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, थोड़ा देख ली, दबाव तो आ ही जाएगा, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई दूसरा नेता हो, दबाव तो आ ही जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न ये होता है कि सरकार आम जनता से वोट और अमीरों से नोट लेके बनती है, और अमीरों के नोट गरीबों के वोट पर हावी ना हो जाए। पॉलिसीज बनाने में कॉर्पोरेट्स की इच्छाएं हावी ना हो जाएं। इसका प्रमाण देखना हो तो भारत में भी कितने राज्य चल रहे हैं इस समय? 28 चल रहे हैं ना इस समय, हाँ, और 2 आधे राज्य चल रहे हैं इस समय जिनको आप यूटी विद लेजिस्लेचर कह देते हैं। तो 28 प्लस आधा मान लेते हैं, ठीक है।
इन 30 राज्यों में, मतलब पौंडीचेरी दिल्ली मिला के मैं 30 बोल रहा हूँ, इन सब में विधायिका के पास ये अधिकार है कि मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए, अच्छा खासा बनाए। आमतौर पे हर राज्य की हालत क्या है, कितने मिनिमम वेजेस हैं? 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, ये मिनिमम वेजेस हैं। कि यदि कोई कंपनी वाला अपने यहाँ किसी को मजदूर रखे और महीने के उसको 7,000, 8,000 रुपये दे रहा है तो कोई समस्या नहीं है। और फिर क्योंकि ये विषय राज्य सूची का है तो राज्य सरकारें आमतौर पर इस विभाग को इतना कमजोर रखती हैं कि किसी उद्यमी के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। दिल्ली में जो है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी, उसका नाम ही आम आदमी पार्टी, और आम आदमी तो मजदूर होता है, वो उद्यमी तो होता नहीं है। इनको ये पता है कि ना इनको हिंदू के वोट मिलेंगे, ना मुसलमान के वोट मिलेंगे, ना इनको दलित के वोट मिलेंगे, ना यादव जी के वोट मिलेंगे, क्योंकि ये किसी ऐसी कास्ट या रिलीजन की बैकग्राउंड वाली पार्टी है नहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी किसी रिलीजन या कास्ट के बेस पे बनी नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वर्ग, क्लास। और अमीरों के पास कोई कुछ भी कर ले, वोट नहीं होते ज्यादा, क्योंकि अमीर बहुत कम है इसलिए अमीर है। बहुत ज्यादा होंगे तो अमीर कैसे रहेंगे, फिर तो बराबर हो जाएगा। अमीरी और अल्पसंख्यकता में तो संबंध होता है ना, वोट गरीबों के पास ज्यादा है। इसलिए इस पार्टी ने सिद्धांत बना लिया कि चूंकि किसी धर्म, किसी जाति के वोट तो मिलने नहीं है, तो हम गरीबों के वोट लेंगे। और गरीबों के वोट लेने का एक ही तरीका है, स्कूल, हॉस्पिटल, जो गरीबों के बच्चों को ठीक से नहीं मिलते, दर्द रहता है इस बात का। इतना निवेश कर दिया स्कूलों में, हॉस्पिटल से, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में, कि दिल्ली के गरीब इस समय भारत के सबसे शानदार गरीब हैं। मतलब गरीब होना ही है तो आज भी दिल्ली में गरीब हो, किसी और राज्य में गरीब होने में वो मजा नहीं है, तो दिल्ली में गरीब होने में मजा इस समय है। और क्या कर दिया, मिनिमम वेजेस एक्ट, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, वो सब तो कर ही दिया है। अच्छा, जो मोदी जी का मॉडल है वो कहता है कि यार तुम सब कुछ फ्री काहे कर देते हो, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, क्या मतलब है, क्या महिलाएं बराबर की नागरिक नहीं है? ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये कहते हैं जो महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं वो टिकट खरीदें, हम कब मना कर रहे हैं? खरीदो टिकट, हम तो विकल्प दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में कम से कम 20-30% आबादी उन महिलाओं की है जो दूसरों के घरों में नौकरी करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं, गरीब महिलाएं हैं। और उनका वेतन कितना है? 2,000, 3,000, 4,000 एक घर से, 3 घर में काम करती होंगी तो 8,000, 9,000 मान लीजिए। जो महिला 8 से 9,000 कमाती है और उसको मेट्रो या बस में जाना पड़ जाए, उससे कम 2,000 उसमें खर्च हो जाता है। आप 1 लाख में से 2,000 मत देखो, आप 8,000 में से 2,000 देखो। उस महिला के लिए वो 2,000 कितने भारी पड़ते हैं। और महिला के पैसे जब बचते हैं, वो शराब नहीं खरीदती उससे, वो बच्चों की फीस भरती है, वो दवाई खरीदती है बच्चों के लिए। बाप के बचते हैं शराब खरीद लेता है, लेकिन जब माँ के पैसे बचते हैं तो पैसे का बेनिफिट सीधे सीधे उन बच्चों को मिलता है जो उसी घर में, जिनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। और जिनको इतना ही दर्द हो रहा है कि भाई क्यों फ्री कर देते हो, तो आप खरीदो टिकट। कैसे मना किया है? आप 2 खरीदो टिकट, हमको मना कर रहे हैं? भाई अमीर महिला हो, आप 3 टिकट खरीदो, 2 फाड़ दो, 1 पे जाओ, क्या किसी ने मना किया है? हमें तो गरीब महिलाओं की चिंता है, हमारे गरीबों की चिंता है, क्योंकि वोट वहीं से आएगा, सीधी सी बात है। और इस सरकार ने एक काम और किया, मिनिमम वेजेस एक्ट। इसके पहले सरकार जो थी शीला दीक्षित की, उस समय मिनिमम वेजेस दिल्ली में मुश्किल से 9,000, 10,000 के आसपास हुआ करती थी। इस सरकार ने पिछले 3 साल में, एलजी ने बहुत कोशिश की फाइल दबाने की, खूब फाइल दबाई। ये सरकार हाईकोर्ट चली गई एलजी के खिलाफ, अंत में हाईकोर्ट से जीत के आ गई कुछ दिन पहले। और अब दिल्ली में न्यूनतम वेतन 15,000 के आसपास है। दिल्ली में कोई व्यक्ति, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूं मैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड की बात नहीं कर रहा। अनस्किल्ड व्यक्ति, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, कहीं वो चौकीदारी करता है, ऐसा काम करता है, चाय बनाता है, चाय पिलाता है, ऐसा व्यक्ति पानी पिलाता है, जो उसका न्यूनतम वेतन दिल्ली में 15,000 रुपए है। ये है कि हर कंपनी पे नहीं करती होगी, ऐसा होता होगा, लेकिन सरकार की तरफ से कंपल्सन है। और दिल्ली की सरकार के जो मुलाजिम हैं इस डिपार्टमेंट के, बाकी सरकारों की तुलना में विजिलेंट ज्यादा है, ध्यान देते हैं इस बात पे, ठीक ठाक सर्वे होता रहता है इस बात का। और इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी गरीब तबके, सरकारी नौकरी किस किस को मिलेगी, सीधी सी बात है ना, सरकार के भरोसे कितनी नौकरियां मिल जाएंगी? तो एक ही तरीका है, मध्य वर्ग और अमीर वर्ग को क्या चाहिए कि उद्यम करने का मौका मिले। गरीबों को यह चाहिए कि उन उद्यमों में उनकी हिस्सेदारी कम से कम इतनी हो कि उनके पास इतना वेतन हो कि वो घर जाएं तो अपने परिवार को ठीक से खिला पिला सके, पढ़ा सके। और इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट अगर देश की हर सरकार ठीक से अप्लाई करे और उसको एग्जीक्यूट करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक नैतिक चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि हाँ, गरीब को गरीब होने की इतनी सजा नहीं मिलेगी कि वो अपने परिवार को पाल भी ना सके। ये चिंता उसकी खत्म होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एक्ट, जैसे सेवा शर्तों में क्या है, जो छुट्टियों वाली मामला होता है, छुट्टियों को लेकर भी एक्ट है। और सेवा शर्त से एक होता है ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। दिल्ली की सरकार तो बड़ा अच्छा काम करती है, इससे बाकी सरकारें भी करती ही होंगी। एक निश्चित वेतन से कम जिसका भी वेतन होता है, मेरे ख्याल से दिल्ली में वो अमाउंट इस समय शायद 21,000 रुपए का वेतन है। अगर किसी व्यक्ति को 21,000 रुपए से कम वेतन मिलता है महीने का, तो वो एलिजिबल है एक स्कीम के लिए जिसका नाम है ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसका मतलब इन सब के लिए जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, वो इनका इंश्योरेंस करवाएगा, एक प्रीमियम पे करेगा सरकार को, जो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होता। और इन एम्प्लॉयज की पूरी फैमिली उसमें कवर्ड है, मेडिकल इंश्योरेंस है बेसिकली। इन एम्प्लॉयज के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत कम दरों पे होता है। और सरकार के पास क्या है, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो ESI हॉस्पिटल्स होते हैं, और वो हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि उनमें सारी सुविधाएं होती हैं। किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय, उसे कुछ भी हो जाए, उसके परिवार में किसी को भी कुछ भी हो जाए, तो क्योंकि उसके एम्प्लॉयर को उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके पास कार्ड है, वो उस कार्ड की मदद से उस हॉस्पिटल में जाएगा, पूरे परिवार का जो भी समस्या उसका इलाज करवाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। जिसको अभी मोदी जी ने कहा आयुष्मान भारत, वो क्या है कि वो ESI का ही एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है कि आप एम्प्लॉय नहीं है तब भी कर सकते हैं। ये क्या है, केवल एम्प्लॉयज के लिए है जो एक खास लेवल तक की सैलरी पर है। यदि ऐसे कानून ठीक ठाक मामले में मात्रा में हमारे पास हों तो हम कह सकते हैं कि चीजें ठीक होंगी। एक हाल ही में कानून बना है, हाँ, उसी स्टेट के लिए होता है,
मिनिमम वेजेस एक्ट हर स्टेट का अलग अलग होता है, उस स्टेट पे ये अप्लाई होता है। हाँ, दिल्ली के बाहर से आएंगे अलग बात है, वर्क प्लेस दिल्ली में है तो लागू हो जाएगा। लेकिन यदि कोई कंपनी इसमें घपला करना चाहे तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तरीका क्या है, वेतन देना होता है व्हाइट में, व्हाइट का मतलब चेक से पे करना होता है। कैश से भी करेंगे तो उसके पहले वाउचर साइन करना होता है। वाउचर का मतलब उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया कि मुझे इतना वेतन मिल गया। हमारे यहाँ तो सैलरी अकाउंट्स होते हैं, सबका वेतन एक खास तारीख को 7 तारीख को सबके अकाउंट में जाता है, उसमें कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती हमारे यहाँ। तो अधिकांश बड़ी कंपनियां ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करती हैं, सब कुछ चेक से ही होता है। कई कंपनियां क्या करती हैं, कई स्कूल्स क्या करते हैं कि सरकार से हेल्प ली वेतन के लिए, क्योंकि स्कूल को मिलती है, टीचर से साइन करवाए कि आपको वेतन मिला 40,000 रुपए, या उनके अकाउंट में चला ही गया 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, लेकिन वो वेतन उनके अकाउंट में जाएगा उससे पहले उनसे कैश में 20-25,000 वापस ले देते हैं। अब क्या साबित कर लेंगे कोई? और ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं कि जो सरकारी वेतन की दर है वो चेक से पे करेंगे, लेकिन उसका मेजर हिस्सा या कोई भी हिस्सा जो भी तय हो जाए वो कैश में पहले वापस ले लेंगे। और ये खूब होता है। धीरे धीरे क्या होगा, जब इस पे और चेक्स बैलेंसेस होंगे धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही तो होगा ना, किसी समाज में डेवलपमेंट एक दिन में थोड़ा होती है। आप जब भी कोई सही नियम निकालेंगे लोग उसका तोड़ निकाल ही देंगे। धीरे धीरे क्या होता है, तोड़ निकालना मुश्किल होने लगता है, चीजें मुश्किल होने लगती हैं, और इसी तरह से इवोल्यूशन किसी भी देश में सिस्टम में होता रहता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि समाज में क्या होता है और सरकार किस मंशा से कुछ करती है, उसका फिर लोग कैसे फायदा उठाते हैं, दोनों बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक कानून और है जिसको कहते हैं अवकाश के मामले में एक कानून बन गया, मातृत्व अवकाश का कानून। इस पर खूब डिबेट हुई है पिछले कुछ महीनों में, और वो डिबेट ये है कि सरकार ने एक्ट पास कर दिया जो प्राइवेट कंपनीज पे भी लागू होता है। बाद में सरकार थोड़ा बैकफुट बेस पे आ गई है, और वो ये है कि यदि कोई महिला किसी कंपनी में काम करती है और उसको काम करते हुए कम से कम शायद 1 साल का समय अगर वो हो गया है, और यदि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो नियम है कि उसे, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी कंपनी को कि मेरी प्रेगनेंसी है, डिलीवरी की डेट लगभग ये है, तो इस समय छुट्टियां चाहिए होंगी, ऐसे बताना पड़ता है। 182 दिन की छुट्टी उसको कंपनी की ओर से दी जाएगी पूरे वेतन के साथ, ये कानून है। मतलब वही बात है कि कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कंपनी एक्ट में होनी चाहिए, तो वहां ये होता है। अब इसमें कई कंपनियों ने ये कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम महिलाओं को नौकरी देंगे ही क्यों, और विशेष रूप से देनी होगी नौकरी तो हम उन महिलाओं को देंगे जिनकी या तो अभी शादी हुई नहीं है, तो शादी होती निकालेंगे नौकरी से, और दूसरा उनको देंगे जिनकी मां बनने की उम्र खत्म हो गई, 45 के बाद देंगे, 50 के बाद नौकरी देंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जिस वर्ग के हित में कानून बनाया था उसी वर्ग का अहित हो गया उस कानून से। ऐसा कई बार होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड जरूरी होना चाहिए, उसका एक विपरीत बिंदु क्या है, अगर बलात्कार के लिए मृत्युदंड जरूरी कर देंगे तो लगभग हर मामले में बलात्कार के साथ हत्या भी होगी, क्योंकि यदि वो लड़की बच गई और उसने गवाही दे दी, साबित हो गया, तो फांसी होगी। अगर बलात्कार पे फांसी तय है और बलात्कार प्लस हत्या पे भी फांसी ही तय है, लेकिन हत्या कर देने से एक स्कोप बनता है कि शायद साबित ना हो पाए कोर्ट में, तो बलात्कार करने वाला हर व्यक्ति ये मान के चलेगा कि हत्या भी कर दूंगा ताकि बचने की संभावना बन जाए। अब इसलिए कई लोग कहते हैं कि बलात्कार के लिए अगर आपने मृत्युदंड अनिवार्य कर दिया तो ये महिलाओं के खिलाफ चला जाएगा, और कानून बनाते समय दोनों पर ध्यान रखने पड़ते हैं कि हम जिस उद्देश्य से बना रहे हैं कानून, कहीं मामला उसके खिलाफ तो ना चला जाए, जैसे इस मामले में हुआ। फिर सरकार ने खूब इसमें पेच लगाए और अंत में कुछ ऐसे समाधान निकाले हैं कि जो ये मातृत्व अवकाश का वेतन है, इस वेतन में थोड़ी बहुत भूमिका सरकार भी निभाएगी, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ कंपनी देगी, तो कंपनी के टैक्स में से कम करेंगे, ऐसा कुछ प्रोविजन निकाल दिया है। लेकिन ऐसे प्रोविजन अल्टीमेटली है तो हेल्पफुल ना भाई। एक महिला अगर बच्चे को जन्म देगी तो उस प्रोसेस में उस भावी नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी तो बिंदु बनता ही है। तो पहली बात तो आप बताएं कि ऐसे कानून जितने हो और उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक हो तो हम कह सकते हैं कि एथिकल चिंताएं प्राइवेट सेक्टर को लेकर कम हो सकती हैं। आजकल तो बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, मतलब महीने में 4 छुट्टियां कंपल्सरी हर कंपनी में देनी होती हैं। मातृत्व अवकाश है, कुछ और अवकाश भी है। सरकार आजकल एक अवकाश देने लगी है, पैटर्निटी लीव, आपने सुना होगा, पितृत्व अवकाश। तो भारत सरकार शायद 10 दिन के लिए देती है। उसका मतलब ये है कि जब 15 दिन है, जब कोई महिला मां बनने के प्रोसेस में, तो उसके पति को भी ठीक ठाक तीमारदारी करनी होती है, भागदौड़ करनी होती है, कभी दवाई लानी है, कभी कुछ करना है, कभी बच्चे का सामान लेके आना है, 1000 काम करने हैं, तो ऑफिस पर कैसे करेगा? तो 15 दिन का अवकाश पति को ही मिलता है कि भाई तू भी पिता होना एंजॉय कर ले, खाली माँ को ही अवकाश क्यों मिले, बाप को भी तो मिले। लेकिन प्राइवेट कंपनी पे कंपल्सरी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, चीजें और बेहतर होंगी और एक अच्छा समाज बनेगा। चलिए, एक तो ये हो गया सारा। वैसे आपको शायद पता होगा एक बोनस एक्ट भी होता है, जिसके तहत कंपनियों को स्पेशली उन एम्प्लॉइज को जिनका वेतन कम है उनको बोनस भी देना होता है साल में एक बार, या तो हर महीने देना होता है, 12 बार मिला के काउंट होगा, या साल में एक बार या 2 बार, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट बोनस में देना जरूरी है। पर यह होता सिर्फ उनके लिए जिनका वेतन एक लिमिट से कम होता है। हर राज्य में उसकी अलग अलग सीमाएं बनी हुई हैं। क्या चीज? नॉन गस्टेड, मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो गस्टेड कोई ऐसा शब्द होता नहीं है, सरकार में होता है। तो सरकार में जब आप जाएंगे तो हाँ, सरकार में ऐसा ही होता है कि जब आप सरकार में चले जाएंगे आपको बोनस कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सिग्नेचर से आपके जूनियर्स को मिलेगा। तो जब आप ऑफिसर बनेंगे ना, तो आपके जो जूनियर एम्प्लॉइज हैं उनका बोनस का अमाउंट फिक्स होता है। फिक्स मतलब मैक्सिमम अमाउंट फिक्स होता है, और वो हर महीने के आधार पर भी होता है। कहीं कहीं साइन आपका चाहिए उसके लिए। तो जैसे मान लीजिए आपके 10 जूनियर्स हैं जो नॉन गस्टेड हैं, और लिमिट ये है कि मैक्सिमम बोनस उनका हो सकता है साल में मान लीजिए 10,000 रुपए। तो फाइल आपके पास आती है, सब आगे खड़े हुए थे प्यार से कि सर ये फाइल आई है, उसके सबके नाम क्या लिखा होता है, 10,000 रुपए। जो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट वो लिखा होता है सबके नाम के सामने। फिर वो सब कहते सर थोड़ा देख लेते। उसमें परंपरा ये कि साइन करना ही होता है ऑफिसर को, क्योंकि वो साइन नहीं करेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है उसके खिलाफ। फिर
तो हर ऑफिस में लगभग हर ऑफिसर अपने जूनियर्स के लिए मैक्सिमम बोनस का जो अमाउंट है साइन करता है तो उनको बोनस मिलता है। लेकिन आप जिस रैंक पे जाएंगे वहां बोनस नहीं मिलता है। वो जो अधिकारी का पद है वो बोनस का पद नहीं होता, उसमें ये मानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप काम करें और 24 घंटे भी करना पड़ता है, बोनस की आपको अपेक्षा नहीं करनी होती उसमें, ये मान के चलते हैं। खैर, ये तो हुआ एक पक्ष कानून वाला। दूसरा है प्रोत्साहन। तो पहला है कि हम ऐसे कानून बनाएं, उनको ठीक से इंप्लीमेंट करें। दूसरा पक्ष ये है कि प्रोत्साहन देकर हम अपने प्राइवेट सेक्टर को ऐसा बनाएं कि इंप्लॉइज या समाज के विरुद्ध कोई कदम न उठाया जा सके। जैसे प्राइवेट सेक्टर को एक तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो टैक्स पे करे, कर का भुगतान करे। और टैक्स पे करने के लिए अभी जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में एक स्टेप लिया जो कि बड़ा मौलिक सा स्टेप है। आपने सुना होगा कि जो पिछले नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के लिए वो नज पे मिला है। एक कंसेप्ट चल रहा है आजकल नज। नज की स्पेलिंग अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो यही होगी ना शायद। नज का बेसिक मतलब है व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र, नज इकोनॉमी। यानी इसको बहुत आसान एग्जांपल में समझना हो तो शायद कभी हमने बात की भी होगी। मैंने एक बार आपसे कहा था कि आप में से अधिकांश के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने लिए वो चीज कभी नहीं खरीदेंगे जो आपके लिए खरीदने के लिए जिद कर देंगे। अधिकांश पेरेंट्स की हालत ये है, अपने ऊपर खर्च करना हो तो उनको लगता है क्या जरूरत है, चल थोड़ा काम मेरा। लेकिन वही चीज जब बच्चे को जरूरत पड़ जाए तो वो अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर देंगे कि बच्चे को कम से कम सुविधा मिल जाए। इस हम लोग कंजूस नहीं है, उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि मैं अपने ऊपर क्यों खर्च करूं। और बहुत रोचक रोचक एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे पीस भी आपने देखेंगे अपने आसपास जो कहीं कहीं 5 रुपए बचाने के लिए हदें पार कर जाते हैं और कहीं कहीं 500,000 रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। आसपास मत देखो, अपने अंदर भी देखो तो मिल जाए शायद। आसपास ही काहे देख रहे हो भाई, अपने अंदर भी देखो थोड़ा सा। हर व्यक्ति का तो ये होता ही है। अच्छा आप बताइए कि आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे ना जो किसी ना किसी मामले में 500,000 रुपए नहीं सोचते होंगे, किसी खास मामले में। जैसे किसी को, अच्छा ये बताओ कि जैसे आप किसी के साथ गए हैं और वहां पर आप ना पूरा प्रभावित करने में लगे हुए हैं और बिल आया 430 रुपए का और 500 का नोट डाला ऐसे करके, ठीक है। अच्छा इस उम्र में विद्यार्थी जीवन में 70 रुपए टिप देना मजाक नहीं होता है, बहुत दिल को चोट लग जाती है, बहुत ज्यादा है, बहुत भारी पड़ जाता है। और मान लीजिए आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस बात पे बहुत गौर करता है कि टिप कितनी दी आपने, कि आप सच में खाते पीते परिवार के हैं नहीं, वो टिप से ही फैसला होने वाला है मान लीजिए। तो आप 70 रुपए टिप छोड़ देंगे नहीं छोड़ देंगे उससे? छोड़ देंगे। बेशक आधे घंटे बाद जाके उसे मांगो वापस की वापस दे दो, लेकिन उस समय दे देंगे 70 रुपए टिप, दे देंगे ना। और आप कई लोगों को देखेंगे रेस्टोरेंट में गए, कई हजार का बिल आया, आराम से 300 रुपए टिप भी दे के आगे साथ में, और वही व्यक्ति रिक्शा वाले से 5 रुपए और 10 रुपए के मामले में युद्ध कर लेते हैं पूरा का पूरा। ये 10 कैसे 5 रुपए होता है, कह रहे मैडम 5 रुपए होता था अब तो 10 रुपए हो गया है, पूरा युद्ध हो जाएगा सब्जी की दुकान पे। और वही व्यक्ति किसी दूसरे मामले में कई 100 रुपए यूं ही खर्च कर देगा, जो कि बहुत मीनिंगफुल भी नहीं है। ये नज है कि व्यक्तियों के जो एक्सपेंस करने का बिहेवियर है उस बिहेवियर को स्टडी करके विज्ञापन की दुनिया में, परसुएशन की दुनिया में उसको लेके आना। जिस चीज पर लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते, विज्ञापनों के माध्यम से पहले उनकी मानसिकता ऐसी बनाना कि उस चीज पर पैसा खर्च करने का माइंडसेट बनना शुरू हो। यह है नज इकोनॉमी। और परसुएशन का जो अगला स्तर है उसको नज कहते हैं आजकल, या एडवर्टाइजमेंट की दुनिया उस लेवल पर जाने वाली है। अभी तक क्या था कि ये स्टडी करो कि व्यक्ति को कैसे परसुएट कर सकते हैं, अब ये है कि व्यक्तियों का सोचने का तरीका कैसे बदल सकते हैं, इस पर रिसर्च करो, वो नज का स्तर है। तो अब ये सरकार भी ऐसे करने लगी है। सरकार ने तो सीख लिया, सरकार ने टैक्स लेने के लिए हर तरीका अपना लिया। इंदिरा गांधी के जमाने में टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट हुआ करता था इमरजेंसी के दौर में, क्योंकि उस समय ये था कि अगर टैक्स नहीं दोगे तो पिटोगे बुरी तरह से, जेल जाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता था। आर्टिकल 21 भी सस्पेंडेड था उस समय तो। लेकिन अच्छा भारत के लोग ये मैसेज बार बार देते भी हैं कि कानून के डंडे के जोर पे ही हम सही काम करेंगे, वैसे हम करेंगे भी नहीं, तो इस वजह से दबाव भी रहता है। अब सरकार ने क्या किया, अभी जो कुछ दिन पहले एक सिस्टम बनाया, इस बार कहा कि जो लोग टैक्स पे करेंगे अच्छा उनके नाम पर सड़कों के नाम रखेंगे, सड़क का नाम, किसी बस स्टैंड का नाम, किसी चौराहे का नाम। अच्छा ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं उनके नाम पे चौराहा हो। जैसे अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपके नाम पे सड़क का नाम, चौराहे का नाम, तो आप चाहेंगे? कितने लोग चाहेंगे आज खड़ा करें? हाँ, तो आप लोगों के लिए पॉलिसी लाएगी है इस तरह से। और कितने लोग चाहेंगे कि ना ऐसा मत करना, वैसे ठीक है, हम वैसे टैक्स पे कर देंगे लेकिन ये मत करना बस। तो लेकिन आप सहमत होंगे कि बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जिनको, देखिए अमीर व्यक्ति का दर्द ये है कि पैसा तो है, वो सम्मान नहीं है उसके पास। वो चाहता है कि पैसे के पास सम्मान भी मिले। जिसके पास सम्मान है वो ठंडन गोपाल है, वो चाहता है कि सम्मान के बराबर पैसा भी मिले। जिसके पास सम्मान और पैसा है किंतु कोई आके झापड़ मार देता है, वो चाहता है कि उसकी ताकत भी मिले। कुल मिला के इन तीन चीजों में कंसिस्टेंसी का प्रयास हर व्यक्ति करता है। तो ऐसे अमीर लोग, जैसे बप्पी लाहिड़ी को देखिए, सोने चांदी की दुकान लेकर निकलता है, पर वो चाहता है सम्मान हो, और सम्मान अच्छे वाला। उसके लिए क्या है, अगर भारत सरकार एक प्रमाण पत्र जारी कर दे कि ये इस शहर के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, इनके नाम पे सड़क का नाम रख दिया, तो ऐसे ठीक ठाक लोग होंगे जिनको ये फीलिंग आएगी कि चलो मेरा सम्मान है। और आजकल भारत सरकार क्या करती है, टैक्स वालों को सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट्स आते हैं आजकल, गोल्ड सर्टिफिकेट, फिर वो प्लेटिनम, डायमंड, ऐसे सर्टिफिकेट्स आते हैं। और वो सर्टिफिकेट्स अब धीरे धीरे क्या स्कीम आएगी, अगली स्कीम ये बना रहे हैं कि वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक कार्ड के रूप में होंगे। और जब ये व्यक्ति मान लीजिए एयरपोर्ट पे गया
तो एयरपोर्ट में स्पेशल गेट होगा जहां कोई रोक टोक नहीं होगी, सीधे केवल वही चुनिंदा व्यक्ति आएंगे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं। आप वहां कार्ड लेके गए, एक पुलिस वाला सलाम ठोक दे, सरकार को क्या पुलिस वाला रख लेगी इस काम के लिए, थोड़ा सा वेतन देना और क्या करना है वेतन ही तो देना है। और यदि इस वजह से अच्छा कई ऐसे लोग पुलिस वाला सलाम ठोक दे तो वो जीवन भर याद रखते हैं उस बात को, घीसू माधो की तरह याद रखते हैं हमेशा कि एक जमाने में खाना खाया था। आप कल्पना कीजिए कि कोई अमीर आदमी जिसको सम्मान नहीं मिलता, बस बाकी सब उसके पास है, एयरपोर्ट गया, कई अमीर गए, बाकी लाइन में लगे हुए हैं, ये अमीर यहाँ से निकला सलाम ठुका, सर सफाई आई है, ऐसे बाकी अमीरों पर जो गुजरेगी उस समय आप समझ सकते हैं कि उनको लगेगा कि यार क्या किया पैसा कमा के हमने। ये नज है कि अगली बार वो भी चाहेंगे कि एयरपोर्ट में जाऊं और मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार हो। ये जब सुविधाएं मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा। तो इसको अच्छा कदम बताइए जो भी इस बजट में आया था। दूसरा जो अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका में कंपनियों के लिए नियम है कि वो डाइवर्सिटी का ध्यान रखेंगे, ये अमेरिकी स्टैंडर्ड है। हमारे देश में भी डिबेट चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो या ना हो। जिनको नहीं मिलता वो बोलते हैं कुछ तो छोड़ो हमारे लिए, और जिसको मिलता है वो बोलते हैं कि सरकार से होता ही क्या, नौकरी ही नहीं है सरकार में, तो सरकारी आरक्षण से क्या होगा। तो इसका समाधान ये है कि आरक्षण के बजाय इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच ला सकते हैं। और ये तो सही बात है कि केवल सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से समाज बदल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, एक सिंबॉलिक असर ही आएगा उससे। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी इस बात का ध्यान रखा जाए, जैसे ये कि एम्प्लॉइज में महिलाओं का भी इतना अनुपात कम से कम जरूर हो कि महिलाओं को नौकरी करने का स्कोप मिले, जो दलित आदिवासी लोग हैं उनका थोड़ा सा स्कोप या प्रेजेंटेशन जरूर रहे, प्रतिनिधित्व जरूर रहे, तो कुल मिलाकर समतल समाज बनने की संभावना बनती है। अमेरिका में क्या है कि डाइवर्सिटी देखते हैं वो कितनी है, डाइवर्सिटी के पॉइंट्स होते हैं, और डाइवर्सिटी हर लेवल पे होनी चाहिए, केवल नीचे लेवल पे नहीं, हर लेवल पे चाहिए। तो डाइवर्सिटी के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के आधार पर उन कंपनीज को बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट हो गया, कुछ और बेनिफिट्स हो गए, सरकार के जो ऑर्डर्स होंगे, सरकार के टेंडर्स होंगे, उन टेंडर्स में जो एप्लीकेशंस आएंगे उनमें बेनिफिट मिल जाएगा। अब कानून बनाने के बजाय वो इंसेंटिव देकर, और इसका असर ये हुआ कि अमेरिका में प्राइवेट कंपनी में होड़ मची रहती है, वहां पर लगभग हर बड़ी कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, डाइवर्सिटी रिपोर्ट अपनी, और डाइवर्सिटी रिपोर्ट ये बताती है कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज में कितने ब्लैक्स, कितने व्हाइट्स, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितनी ब्लैक महिलाएं, कितनी व्हाइट महिलाएं, किस किस स्तर पर हैं, उससे उसका डाइवर्सिटी का एक इंडेक्स बनता है। और जो कंपनी डाइवर्सिटी में जितनी बेहतर है उस कंपनी का सामाजिक सम्मान भी उतना ज्यादा वहां पर होता है। पर ये सब पॉलिसीज नियम के रूप में उससे बेहतर होता है इंसेंटिव के रूप में, इंसेंटिव के प्रोत्साहन के रूप में। तो आप भी कहें कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुछ प्रोत्साहन के माध्यम से और कुछ चीजें कानून के माध्यम से लाकर प्राइवेट सेक्टर की चिंताएं समाप्त करें। सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब जो भी जीएस में बहुत सारे पॉइंट्स पड़ते हैं उनको भी जोड़िए, इसमें बेसिक थीम हम यहां समझ लेते हैं। अब आइए पब्लिक सेक्टर में क्या है स्थिति। Ethical concerns about public institutions. सरकारी क्षेत्र को लेकर कौन कौन सी नैतिक चिंताएं हो सकती हैं। अब इसमें दोनों बातें हैं। एक तो इसका पक्ष हो सकता है कि कुल मिला के जो पूरा शासन है, प्रशासन है, सरकार है, उसको लेकर क्या नैतिक चिंताएं हो सकती हैं। किसी समझदार नागरिक को किस किस बात का भय सता सकता है कि सरकार ऐसी ना हो जाए, शासन ऐसा ना हो जाए। तो शासन या सरकार के संबंध में चिंताएं, गवर्नेंस को लेकर जो चिंताएं। दूसरा हो सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर क्या चिंताएं हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए और दूसरा सरकारी कर्मचारी कुछ गलत ना कर दें। आमतौर पर इनमें से कौन सा खतरा ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कोई व्यक्ति सरकार में काम करता है, बहुत चिंतित रहते हैं, उसके लिए ठीक ही होगा, उसके साथ तो ठीक ही होगा, उसकी वजह से सब ठीक बना रहे, बस ये रहता है मन में थोड़ा सा कि वो समाज का क्या हाल करेगा ये तो ना हो सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी का शोषण ना हो जाए, चिंता बहुत कम होती है, क्योंकि सरकार में तो चीजें ठीक ही रहती है आमतौर पर। तो पहली बात है कि शासन के संबंध में क्या चिंताएं, एक अच्छे नागरिक को अपने देश के शासन को लेकर क्या चिंताएं हो सकती हैं। मेरे ख्याल से अगर हम वर्तमान सरकार को भी ध्यान में रखें और अदरवाइज भी सोचें, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी का दौर था, उसको भी ध्यान में रखिए। आप बताइए ना कि आपको देश की सरकार को लेकर क्या कभी चिंता होती है कि सरकार ऐसी ना हो जाए, शासन वैसा ना हो जाए, उसको समझ में आता होगा। क्या क्या चिंताएं, जैसे दो चार बताइए, मैं सुनना चाह रहा हूं, हाथ खड़ा करके बोलिए क्या चिंताएं होती है। हाँ बताओ भाई। विपक्ष बहुत कमजोर है, ये ठीक है कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि डिसेंट का मौका ही खत्म हो जाए। हाँ आप बताएं। क्रोनी कैपिटलिज्म की चिंता होती है, ठीक बात है। क्रोनी समझते हैं, मतलब कि याराना पूंजीवाद, कि सरकार और पूंजीपतियों या उद्यमियों के बीच में साठगांठ ना हो जाए। किसी वर्ग के प्रति असहिष्णुता कहना चाह रही है, यही ना, कि किसी वर्ग के खिलाफ सरकार ना हो जाए और लोकतंत्र तानाशाही में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक बात है, ये भय तो होता ही है। तो तानाशाही बहुत सुंदर भी लगती है, बड़ा मजा भी आता है थोड़ा समय तक, जब तक अपने ऊपर ना आ जाए वो चीज, तब तक बड़ा मजा भी आता है, लेकिन जब वो अपने ऊपर आती है तब समझ में आता है कि कितना घातक मामला है।
शासन का केंद्रीकरण, वही तानाशाही वाली बात। इसमें हाँ, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में सरकार की दखलंदाजी अगर बढ़ने लगे तो तनाव होता है। बहुत बढ़िया। और बिना हाँ, राजनीतिक अपराधीकरण हो सकता है। जो लोग शासन में हैं अगर वो खुद अपराधी हैं तो चिंता होती है। अच्छा ये बताइए, एक बार हम तटस्थ होकर हम भूल जाएं कि हमें कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी नहीं लगती है, क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, जैसा कि बहुत शोर है इस बारे में, कि पिछले 4-5 साल में समाज में असहिष्णुता बढ़ी है? ऐसा आप लोगों को लगता है या नहीं लगता है? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, केवल आरोप है ये? ठीक ठाक संख्या। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है? ये भी मतलब ये 2-4 ज्यादा लग रहे हैं, उतना ही अंतर है। तो मतलब मत विभाजन का मामला है। चलिए, मेरा ओपिनियन ये है कि असहिष्णुता बढ़ी है और उसमें सरकार की सीधी भी और अप्रत्यक्ष भागीदारी ठीक ठाक है, मेरा ये मत है। और ये कहते ही ना तो मैं पाकिस्तानी हो गया हूँ, ना मैं कांग्रेसी हो गया हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हो गया हूँ। ठीक है, ये सब कहते हुए भी मैं इस बात को कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर एक बढ़िया प्रधानमंत्री हैं इन कुछ समस्याओं के बावजूद। मतलब मेरा मत बहुत क्लियर होता नहीं है, आप सोचेंगे मैं सीधा बोलूंगा मोदी हायर कर दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जीएसटी लाया, मुझे बड़ी खुशी हुई, कमाल का काम कर दिया। तो मैं किसी एक व्यक्ति का मूल्यांकन एक तरफा तरीके से कभी करने से बचता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो मोदी एक शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सामाजिक मामलों में उनकी असहिष्णुता और उनकी चुप्पी चिंताजनक है, मेरा मत ये है। लेकिन अब अगली बार जब इलेक्शन होगा तो उनके सामने कौन सा चेहरा खड़ा होगा? राहुल गांधी हुआ तो मैं फिर नरेंद्र मोदी को वोट शायद दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा उस समय तो राहुल गांधी मैच्योर हो गया, अच्छी बात करने लगा, तो शायद मैं उसको वोट देना पसंद करूँ। देखिए क्या होता है, अभी तो समय है 3-4 साल। लेकिन मेरा वोट आमतौर पर किसी व्यक्ति को नहीं जाता, वो पॉलिसीज को जाता है कि कौन सा मुद्दा किसके पास बढ़िया। खैर, तो सरकार से हमें क्या क्या चिंताएं हो सकती है? एक चिंता हो सकती है कि संविधान के मूल्यों से समझौता ना हो। संविधान के मूल्यों से, या जिसको एक शब्द आपने सुना ना, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो संविधान के मूल्यों से समझौता न हो जाए, एक तो ये चिंता होनी चाहिए। अब ये कहते ही कोई आपसे पूछेगा संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं भाई, तो 2-3 मूल्य बता दीजिए कौन से हैं संविधान के मूल्य। जैसे एक मूल्य है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। अभी जो मूल्य खतरे में उनमें से एक बंधुत्व का मूल्य है ना, बंधुत्व। अच्छा, बंधुत्व अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, इतनी शानदार भाषा है, उसमें बताया कैसा बंधुत्व चाहिए और कैसा नहीं चाहिए। बंधुत्व के पहले का जो वाक्य है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बंधुत्व तो खाप पंचायत में भी ठीक ठाक है, सारे इकट्ठे हो गए, ये बंधुत्व तो है। पर ये बंधुत्व अंततः देश को जोड़ेगा या तोड़ेगा? देश को तोड़ेगा। तो उसमें लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को खराब न करने वाला बंधुत्व, क्योंकि हर बंधुत्व अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर तरह की खाप में एक जबरदस्त सामाजिक एकता होती है, और वो सामाजिक एकता देश के लिए अच्छी नहीं है। तो उस एकता की बात नहीं कर रहे। सांप्रदायिक दंगों के समय दोनों समाजों में ऐसी एकता होती है जो एकता सामान्य समय में नहीं होती है। तो किसी भी दंगे के समय, ध्रुवीकरण के समय भी तो एकता ही बंधुत्व है, पर वो बंधुत्व नहीं चाहिए। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता। ये तो बेचारी इतनी खतरे में कि खुल के बाहर नहीं आ पाती, डर के मारे कि बाहर निकली कोई मार देगा, मेरी मॉब लिंचिंग ना हो जाए कहीं, फिर तो बाहर आई कैसे? धर्मनिरपेक्षता का मूल्य खतरे और कौन सा मूल्य हो सकता है? सहिष्णुता का मूल्य खतरे में है। सहिष्णुता है। तो कुछ लोग तो कह रहे कि लोकतंत्र का मूल्य खतरे में चल रहा है आजकल, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, इतनी पावर किसी को मिल जाए तो वो ऐसा हो ही जाता, कोई भी ऐसा थोड़ा कि एक व्यक्ति है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्युटली वो तो है। करप्शन केवल फाइनेंशियल थोड़ा होता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं एक पैसा भी ना चुराऊंगा ना चुराने दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है, चुराना भी नहीं चाहिए। इसके बावजूद ये तो हो ही सकता है ना कि सत्ता की मदहोशी पैसे के रूप में ना किसी और रूप में आ जाए। सत्ता करप्ट नहीं, सत्ता मदहोश करती है, और असीमित निरंकुश सत्ता निरंकुश तरीके से मदहोश करती है। बेसिक बात यह है। और सत्ता वाले व्यक्ति को यह भरोसा एक समय के बाद हो जाता है कि दुनिया में अकेला समझदार वही है। तो पहली बात यह हो गई कि हमारे देश में जो संवैधानिक मूल्य है वो खतरे में है। दूसरा है नागरिकों के मूल अधिकार, मूल अधिकारों पर खतरा न हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में कौन से 2 मूल अधिकार इस समय ज्यादा खतरे में हैं, तो फिर कह रहा हूं, ऐसी बात करते हो ना, ये नहीं सोचना है कि हम बीजेपी के कांग्रेस के हैं, तटस्थ होकर बात कीजिए, है ना। कौन से एक, उसमें जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है कि केजरीवाल है कि और कौन नेता है? बाकी सबका नाम रख लीजिए ना, राहुल गांधी, उन सबका नाम दिमाग में रखिए। पहले बताइए कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से क्या कोई राइट खतरे में है? मैं 2 पूछ रहा हूं, देखते हैं कि 2 पे सहमति बनती है नहीं। एक व्यक्ति को उठ के बताए 2 कौन से? 1921 ऐसे मत बताओ यार, 1921 क्या होता है? 1900 तो इतने सारे लाइन लगा के राइट्स हैं। हाँ, उठ के बोलो। प्राइवेसी, बहुत बढ़िया। और वो कुछ कह रहे, उठ के बढ़िया। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, हाँ, ये भी तो फंडामेंटल राइट है। जैसे एक है अभिव्यक्ति की स्वाधीनता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वाधीनता भी शामिल है। और पता नहीं आपको लगता है, नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल प्रेस में अधिकांश
समूह ऐसे हैं जो विरोध करने का अपना मूल स्वभाव भूल बैठे हैं और समर्थन की मुद्रा में हमेशा ज्यादा रहते हैं। सरल सा मतलब ये है, क्या आप सरकार के विरोध में बोलने के लिए उतनी सहजता महसूस करते हैं जितना आज से 5-7 साल पहले करते थे? मेरा उत्तर है नहीं। जैसे मुझे अगर कोई कहे कि सरकार के खिलाफ बोलो, तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत में, तब मुझे सरकार के खिलाफ सोचने या बोलने में रत्ती भर चिंता नहीं थी। ये चिंता नहीं थी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। सरकार ने मेरे खिलाफ एक्शन लिया भी नहीं अब तक, ऐसा नहीं कि ले लिया हो। और मैं अपनी राय तो रखता ही हूँ, जैसे यार रख रहा हूँ, तो आप में से कुछ लोग बताएंगे हेडक्वार्टर पे जाके कि ऐसी राय रखी गई है क्लास के अंदर, तो बात तो पहुंच जाती है। लेकिन ये भरोसा कि सरकार हमारे विरोध को स्वीकार कर लेगी आराम से, ये भरोसा मेरी राय में कम हुआ है। हो सकता है आपकी राय में न हुआ हो, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट, राइट टू डिसेंट जो होता है ना, अपने देश की सरकार से असहमति का अधिकार और इस असहमति को अभिव्यक्त करने का अधिकार खुलकर, ये जितनी सहजता से होना चाहिए उतनी सहजता से इस समय हमारे देश में नहीं है। और ये बात दुनिया भर के मंचों से खिला रही है कि हमारे यहाँ इस तरह के संकट इस समय थोड़े ज्यादा है। हो सकता है लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक हो, लेकिन अभी दबाव रहता है, और है तो बुरी बात है। दूसरा, निजता का अधिकार, इसमें केंद्र और राज्य की सरकारें मिल के काम कर रही हैं। अब 2-3 बातें छोटी छोटी। तीसरी बात, आप कह सकते हैं कि हमें अपने शासन या सरकार से ये चिंता हो सकती है कि सरकार के अंगों में और कुछ और इंस्टीट्यूशंस में बैलेंस बना रहे, शासन के अंगों में संतुलन बना रहे। शासन के अंग तो पता ही आपको 3 होते हैं, है ना? विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैलेंस बना रहे। हमारे यहाँ बैलेंस तो है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट सबसे बढ़िया चीज देश में, उसके मुंह से जो निकला संविधान की सही व्याख्या वही है। तो उसने हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर की लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन में कहा, जुडिशियल प्राइमेसी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यायिक प्रमुखता कह लीजिए। प्राइमेसी का मतलब प्राथमिकता। उसने कहा जुडिशियल प्राइमेसी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि जो NJAC खारिज हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, और जुडिशियल ने कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट हम लोग आपस में कर लेंगे, परेशान मत होइए, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलेजियम बोलते हैं। तो कॉलेजियम से वो करते हैं। सरकार क्या करे? सरकार बेचारी संविधान संशोधन किया, वो भी खारिज कर दिया उन्होंने, ये कह के कि मूल ढांचे के खिलाफ है। और मूल ढांचा संविधान में लिखा नहीं कहीं, मूल ढांचा उसी चश्मे से पढ़ा गया था जो एक्सरे वाला चश्मा है। तो सरकार अब क्या कर लेगी इसके बाद? सुप्रीम कोर्ट को बोलने मूल ढांचे के खिलाफ, तो खत्म हो गई। अब इस मामले में जब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो सरकार ने भी ठान लिया, सरकार भी मोदी की मजाक तो है नहीं। मोदी ने कहा अच्छा, पूरे देश में यही कंट्रोल में नहीं आ रहा है मेरे सुप्रीम कोर्ट, इसको मैं ठीक करता हूँ। अभी ठीक ठाक मैनेज कर भी लिया वैसे तो, लेकिन कई मामलों में नहीं मैनेज हो पाता है। तो अब ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से फैसला कर रहा था कि ये जजेस हैं, लिखित पूरी सिफारिश आती है, उसमें ये नहीं लिखा कितने समय के अंदर सरकार को वहां बोलना है। सरकार पॉकेट मीटर लगा देती है उसके ऊपर, जवाब ही नहीं देती। और जिनको नहीं सरकार चाहती है उनके बारे में कुछ रिपोर्ट लगा के भेज देती है कि ये रिपोर्ट सबकी सरकार तैयार रखती है। सरकार का एक विभाग सारे जजेस के पीछे पड़ा रहता है, उनकी रिपोर्ट बनाता रहता है, फाइल बनाता रहता है कि जब किसी का नाम आया, सरकार नहीं चाह रही है, उसके बारे में बहुत सारे प्रमाण लगाए और भेजे कि कॉलेजियम से निवेदन है कि पुनर्विचार करें, क्योंकि ये तथ्य पाए हैं। और जिसको चाहती है कि वजह उसकी फाइल दबा के रखते हैं, उसके बारे में कभी नहीं कहते। अब डिले होता रहता है। मान लो मामला ठन गया, कॉलेजियम ने कह दिया कि इसको लाओ, और सरकार लाई दी उसको। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कह दिया कि इस मामले में यद्यपि अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में सरकार की भूमिका भी है, हमारी भी है, पर जब भी दुविधा होगी, जुडिशियल प्राइमेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि किसी भी दुविधा की स्थिति में न्यायपालिका की प्राथमिकता संविधान का मूल ढांचा है। अब सरकार मूल ढांचे ढूंढ पाई संविधान में, तो उस मूल ढांचे में ये भी है, ये कैसे ढूंढे उस बेचारी, तो उसका अपना तर्क है। लेकिन संतुलन केवल इन 3 में उतना काफी है, या इन 3 के बियॉन्ड भी होना चाहिए। और वो संतुलन तब आएगा जब 2 अंग और ठीक रहेंगे, एक मीडिया और एक सिविल सोसाइटी। अगर किसी देश में ये 5 चीजें बैलेंस में हो, तो आप मान सकते हैं कि वो देश, वो राज्य अपने आप में ठीक है। देखिए, मीडिया और सिविल सोसाइटी ना कंट्रोल मैकेनिज्म है। सरकार के तीनों एक दूसरे को मैनेज करते रहे, बैलेंस करते रहे, अच्छी बात है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारे मिल जाएं आपस में, ये भी तो हो सकता है। और उस समय 2 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर चाहिए उस सरकार को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए। उनमें से एक मीडिया है, जिसको आप देख रहे हैं, और एक है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की साख इस समय खतरे में। सिविल सोसाइटी का मतलब है कि जागरूक नागरिकों का वह समूह जो सरकार की पॉलिसीज को ठीक से इवेल्युएट करें, उसमें गलतियां हो तो समाज को जागरूक करें, जरूरत हो तो उसके खिलाफ आंदोलन करें। ये जो एक्टिव ग्रुप है उसको बोलते हैं सिविल सोसाइटी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सिविल सोसाइटी बहुत कमजोर है अभी। विकसित देशों में सिविल सोसाइटी स्लीपिंग सेल की तरह काम करती है। स्लीपिंग सेल है, कहीं नजर नहीं आ रहा आपको। जहां सरकार ने एक गलत पॉलिसी बनाई, वो उस समाज का हर नागरिक सिविल मूवमेंट में शामिल हो जाता है। हमारे देश में अभी सिविल सोसाइटी उतनी एक्टिव नहीं है, क्योंकि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म ये सब हावी है।
तो सिविल जो मामले हैं, जो सभ्य समाज के मामले हैं, बहुत परेशान नहीं करते भाई। जिस समाज में मॉब लिंचिंग को लेकर ही मतभेद हो जाता हो कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, वहां सिविल सोसाइटी मूवमेंट कैसे बहुत सफल होगा। तो इन सबके पीछे बैलेंस बना रहे, एक नैतिक चिंता हमारी ये होनी चाहिए। इसके अलावा एक चिंता जो किसी ने बताया था कि बहुमत की तानाशाही एक बड़ी चिंता होती है। बहुमत की तानाशाही का सबसे अच्छा एग्जांपल था हिटलर, उसका नाजी शासन। बहुमत की तानाशाही बहुत रोचक शब्द है। जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र हमेशा अच्छा होता है, तानाशाही हमेशा खराब होती है, उनके खिलाफ ये आर्गुमेंट आता है। इतिहास में ऐसे तानाशाह या राजा हुए हैं जो बहुत शानदार हुए हैं। जैसे अशोक है, अकबर है, राजा ही तो थे, राजतंत्र के तो लोग थे। इन अशोक और अकबर जैसे राजाओं ने प्रायः अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया और ठीक से शासन चलाया। और इलेक्शन में जीत के कोई व्यक्ति सत्ता के नशे में पागल होकर बर्बादी कर दे, ये भी तो हो सकता है। तो सिंपल सी बात होती है, एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस से, बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र, सबसे खराब लोकतंत्र जो होता है वो ये होता है। कैसे? कल्पना कीजिए कि समाज में मान लीजिए 100 सीटें हैं, डेमोक्रेसी है, 100 सीटें हैं, और उस समाज की आबादी में 90% लोग किसी एक धर्म को मानने वाले हैं, बाकी सब मिला के 10% हैं। और मान लीजिए किसी वजह से 90% लोग ध्रुवीकृत हो गए, पोलराइज हो गए कि इस बार का इलेक्शन धार्मिक मामले पर लड़ा जाएगा, आर्थिक नहीं, सामाजिक नहीं, धार्मिक मामला आएगा केंद्र में। और एक पार्टी ने नारा दिया कि अब जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश ना होकर के ईसाई राष्ट्र होगा या यहूदी राष्ट्र होगा, मान लीजिए। अच्छा, आपको पता ही है कि समाज में औसत व्यक्ति की बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, भोंदू ज्यादा है। ये तो आईक्यू में पढ़ाई था, मूल तो वही है। भोंदुओं को कंजर्वेटिव बात समझाना बहुत आसान होता है, उन्हें गहरी बात समझाना बड़ा मुश्किल है। उनको ये समझाना कि मूल मुद्दा गरीबी है, शोषण है, मूल मुद्दा तो ये है, हिंदू मुसलमान है, मूल मुद्दा तो जो दिखता है सामने सामने, उनको तो वही समझ में आ रहा है, मूल बात समझ में आती है। अब मान लीजिए इस पार्टी ने ये कहा कि इस बार जो सरकार बनेगी वो यहूदी राष्ट्र बनाने वाली सरकार बनेगी, और बेंजामिन नेतन्याहू नाम के आदमी ने पूरा मामला फैला दिया। और सच में 90% आबादी वाले लोगों में से 30, 40, 50% लोग सच में उसके पक्ष में चले गए, और ये पार्टी 60% सीटों के साथ जीत गई। 100 में 60 सीटें इसकी आ गई। और इस संविधान में विशेष बहुमत की अपेक्षा नहीं होती, सामान्य बहुमत से सब कुछ हो जाता है। 60% सीटें एक ऐसी पार्टी के हाथ में है जो बहुसंख्यकों की है और बहुसंख्यकवाद को थोपने पर आमादा है। अब इस देश की जो 10% माइनॉरिटीज हैं, इनका क्या होगा? विधि का शासन है, और इंग्लैंड जैसा देश अगर हो जहां जुडिशरी की कोई ताकत नहीं है, जहां एग्जीक्यूटिव की ताकत ही नहीं है, सारी ताकत पार्लियामेंट के पास है, वो भी एक हाउस के पास ताकत है, अगर ऐसा सिस्टम हो, और उस सिस्टम में क्योंकि सरकार पूरी इनकी है, विधायिका में बहुमत है, और पहले दिन एक विधेयक लेके आ जाए कि अब से हमारे देश में नागरिकों के अधिकार केवल यहूदियों को मिलेंगे, गैर यहूदियों को ये और ये अधिकार नहीं मिलेंगे। एकदम बिल विधिक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, डेमोक्रेसी से हो रहा है, तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के तरीके से विधिक प्रक्रिया से बिल पास कर लिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति की भी तो सीमाएं हैं, कुछ नहीं कर सकता वो भी। और उसके बाद कानून बन गया कि अब से इस देश में अगर आपको अधिकार चाहिए तो यहूदी होना पड़ेगा, वरना अधिकार नहीं मिलेंगे। ये जो स्थिति है, ये लोकतंत्र है, तानाशाही है। पर ये तानाशाही कहां से आई है? लोकतंत्र से आई है। इसलिए इसको बोलते हैं बहुमत की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी। और किसी भी अच्छे समाज को चिंता रहती है, क्योंकि देखो ये केवल संयोग है कि हम अपने देश में बहुमत हैं या अल्पमत हैं, ये संयोग की बात है। मैं जन्म के संयोग से हिंदू हूं, आप में से अधिकांश लोग हिंदू हैं। ये हमने बहुत मेहनत से हिंदू धर्म प्राप्त किया, ऐसा तो हुआ नहीं है, बाई चांस हो गए, तुक्के से हो गए, इतनी सी बात है। हम तुक्के से मुसलमान भी हो सकते थे, ईसाई भी हो सकते थे, सिख भी, यहूदी भी, कुछ भी हो सकते थे। इसलिए संयोग से मैं हिंदू हूं, और यदि हिंदुओं के पक्ष में कानून बन रहे हैं और मैं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता हूं, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर कर रहा हूं कि मैं संयोग से कुछ और भी हो सकता था। और तब ये चिंता होती है कि उस केस में उस देश में माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होगी। और माइनॉरिटी केवल धार्मिक नहीं होते, वो लिंग्विस्टिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। भाई एक पार्टी है, उसके अच्छे विचार हैं, वोट ज्यादा नहीं मिले उसको, और जो जीत गया वो एक रूढ़िवादी दल का समर्थक था। अब वो रूढ़िवादी दल के जीते हुए लोग उस प्रगतिशील विचार के अल्पसंख्यकों का क्या हाल करेंगे, ये भी तो सवाल है। जैसे भी किसी देश में हुआ कि जो समलैंगिक केस पाए जाएंगे, मृत्युदंड उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। किसी मुस्लिम कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में ऐसा हुआ, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री में शायद हुआ किसी में। अब सिर्फ इसलिए कि माइनॉरिटी है, कम लोग हैं, अपने तरीके से जीना चाह रहे हैं, और मेजोरिटी लोकतांत्रिक तरीके से कानून बना रही है कि जो हमारे जैसे नहीं है उनको फांसी मिलेगी। ये चिंता की बात है, और किसी भी समझदार व्यक्ति को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि सरकार बहुमत की तानाशाही ना हो। और बहुमत ये केवल धर्म का मामला नहीं है, कोई भी मामला हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, वो चिंता है। पांचवी बात, क्रोनी कैपिटलिज्म। सरकार की नीतियां चुनिंदा धनी संस्थाओं के हितों को केंद्र में रखकर ना बनाई जाए। चुनिंदा धनी संस्थाओं
उपभोक्ताओं के हितों पर आधारित ना हो, ये चिंता हो सकती है। और ये खूब होता है सरकारों में, लोकतंत्र में जम के होता है ऐसा। और इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं कि सरकार नीतियां बना रही है, नीति में उसको जनता थोड़ा पीछे रह जाती है, ज्यादा केंद्र में आ जाते हैं वो लोग जिनके पास ताकत है, धन है। कुछ नहीं करना, सरकार को क्या करना होता है? मान लीजिए कि ये एक पूरा शहर है, एक मेट्रो लाइन निकालनी है, और मेट्रो के लोगों ने कहा कि सर ये नक्शा ठीक रहेगा ऐसे, ठीक है, सीएम साइन करने वाला है। इतने में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून ने उससे कहा कि सीएम साहब एक काम करो, मेट्रो को ना यहां से निकाल दो, क्योंकि यहां मेरी जमीन है बहुत बड़ी। मेट्रो जैसे यहां से निकलेगी, मेरी जमीन जो अभी 100 करोड़ की है वो हो जाएगी 5,000 करोड़ की। 1000 करोड़ आपस ना, कोई बात नहीं, 3-4 ट्रक में आ ही जाता है इतना। अब सीएम कह रहा है कि अच्छा, फिर बुलाया मेट्रो वालों को कि भैया यहाँ से कोई दिक्कत है क्या? बोला दिक्कत ये है कि यहाँ लोग नहीं रहते, लोग यहाँ रहते हैं जिनको मेट्रो में ले जाना है। बाकी तो ठीक है, मेट्रो निकल जाएगी, मेट्रो निकालने में क्या जा रहा है? अब सीएम कह रहे रास्ता निकालो यार ऐसा, जैसे लोग कहाँ रहते हैं, लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो काम करो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके निकालो रास्ता। कह रहे सीएम साहब ऐसा क्यों करवा रहे, क्यों मुड़वा रहे मेट्रो? कह रहे नहीं, यहाँ पर ना एक नई झुग्गी बस्ती बसने वाली बहुत बड़ी, पहले से चिंता करनी है उनकी। अब जनता को क्या पता कि मेट्रो का रूट यहाँ से ऐसे क्यों निकला? जो बेंगलोर में सत्यम कंपनी का मालिक गिरफ्तार हुआ, राजू क्या नाम था उसका, उसके जो केसेस थे उसमें से एक केस ये भी था कि उसने बहुत बड़ी रिश्वत देकर के मेट्रो का रूट चेंज करवा दिया था। आप कहीं दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर देखा है आपने? अगर आप अक्षरधाम मंदिर से NH24 की तरफ जाएं, मतलब अगर जैसे ये एक फ्लाईओवर है, ये अक्षरधाम मंदिर है, ये एक सड़क है, अगर आप सराय काले खास जाएंगे ना तो इधर बाईं तरफ अक्षरधाम मंदिर पड़ेगा, ये फ्लाईओवर सामने है, ये NH24 है पूरा का पूरा, जो हापुड़ और उसके बाद फिर लखनऊ तक जाता है। यहाँ जो मुड़ने का रास्ता है, अब मसला ये है कि इस मोड़ के पास यहाँ एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप था, बहुत बड़े रईस आदमी का पेट्रोल पंप था। अब वहां से रास्ता निकालना था, पेट्रोल पंप को जाना ही जाना था उसमें, पर वो बहुत बड़ी पार्टी थी, उसने डीडीए पता नहीं किस किस को क्या क्या प्रलोभन देके ऐसा नक्शा बनवाया सड़क का कि जिसमें अच्छा खासा आदमी एक्सीडेंट हो जाए उसका। मतलब अगर मुड़ने के लिए ये कौन ठीक रहता है, तो उसने ये कौन करवा दिया मुड़ने का कि अगर 30-40 की स्पीड में कोई जाएगा तो टकरा ही जाएगा। वो सड़क बन गई, पेट्रोल पंप पैसा का पैसा रह गया। सौभाग्य था कि एक बार हाईकोर्ट का जज वहां से निकला। आप समझ गए फिर क्या हुआ होगा? उसकी गाड़ी टकरा गई शायद, कुछ हुआ, तो फिर मामला सुबह मोटू उठाया, पता नहीं कैसे उठा, और तब हाईकोर्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ी बदतमीजी है, जज की कार टकरा गई, मेरा समझते हो, ये तो मूल ढांचे के खिलाफ है सब। उसके बाद वो पंप हटा वहां से, सड़क चौड़ी हुई, और उसके बाद से वो सड़क अब वहां एक्सीडेंट नहीं होते, वो ठीक से काम चल रहा। चलिए, अगर आप ये 5 बातें लिख देंगे तो मेरे ख्याल से मामला सेट हो जाएगा। इन सबको लिखिए।